गुड आफ्टरनून बच्चों। फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इन द मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या आप स्मार्ट बोर्ड को देख पा रहे हैं? मुझे एक बार जल्दी से बच्चों आप कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कीजिए। फिर आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट क्लास की जो है हम नॉन स्टॉप जो है शुरुआत करना चाहेंगे बच्चों। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपके माइनर टेस्ट का जो सिलेबस है वो हमारा पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया बच्चों। बच्चों, माइनर टेस्ट का जो सिलेबस है मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, वो पूरा आएगा बच्चों। ब्लड वाला पोर्शन भी आएगा और बाकी चैप्टर वाला पोर्शन भी आएगा बच्चों, ना। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पूरा आएगा और इवोल्यूशन जो है, विकास जो है, वो पिछली क्लास तक आएगा बच्चों, जहां पर हमने डार्विनिज्म को जो है स्टडी किया था बच्चों। तो टेस्ट के सिलेबस को लेकर अब कोई भी बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए बच्चों। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आएगा, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इवोल्यूशन जो है बच्चों वो हमारी पिछली क्लास तक आएगा, यानी डार्विनवाद तक आएगा, डार्विनिज्म तक आएगा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तक आएगा, प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है वहां तक आएगा बच्चों। तो टेस्ट का सिलेबस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया बच्चों। और जो आपके एमजे सर की तबीयत जो है थोड़ी सी नासाज है, आज हल्का सा बुखार है बच्चों। एक बार ख्याल तो ये आया कि क्लास को ऑफ कर दें, पर मुझे ऐसा लगा कि क्लास को ऑफ करने से तो बढ़िया है आराम से बोल बोल कर मैं आपको पढ़ा दूंगा, पर थोड़ा सा तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा बच्चों, है ना। तो आज की क्लास में जो है बहुत सिंसियरिटी के साथ आप मेरे साथ जुड़ेंगे बच्चों। एनर्जी आपको थोड़ी सी डाउन लग सकती है, पर कंसेप्ट्स डाउन नहीं होंगे बच्चों। आज की जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने वाली क्लास है, आपको क्लास में समझ में आएगा बच्चों। ये एमजे सर का प्रॉमिस है आपसे, बस आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है बच्चों। क्लास को ऑफ कर देना वो सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा पढ़ाऊंगा लेकिन आराम से पढ़ा लूंगा, तो मुझे लगता है वो क्लास को बंद करने से कई गुना ज्यादा बेहतरीन है बच्चों। तो हम आज की क्लास की जो है शुरुआत करेंगे बच्चों, है ना। आज की जो क्लास है बच्चों वो हमारी कंसेप्चुअल है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों, है ना। मन में ऐसा ना रखें कि सर एनर्जी कम है। मैं आपको पहले बोल रहा हूं बच्चों, एमजे सर को हल्का सा बुखार है, सर दर्द भी है, पर ठीक है, ठीक हो जाएंगे। तो आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं बच्चों। अब आप कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए, सुने फिर से बच्चों। इवोल्यूशन क्या है, एक कहानी है। मैं फिर से आपको जो है रिवाइज करवा देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना बच्चों, क्लास छोड़ने से तो बढ़िया है कि हम क्लास में आराम से पढ़ लेंगे, मुस्कुराहट के साथ पढ़ लेंगे। कुछ नहीं से कुछ होना बढ़िया है बच्चों, है ना। तो इस सोच के साथ जो है आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सुने, इवोल्यूशन क्या है बच्चों। इवोल्यूशन एक कहानी है दोस्तों। मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, मकसद माँ है, कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए ना। इवोल्यूशन क्या है बच्चों, एक कहानी है। ये कहानी है बच्चों चार चीज़ों की। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की, बन चुका है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। ये कहानी है बच्चों ब्रह्मांड में धरती के बनने की, बन चुकी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्रेडिट वंस अगेन गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। ये कहानी है बच्चों धरती पर पहले जीवन के बनने की, बन चुका है 4 बिलियन ईयर्स अगो। क्रेडिट गोज टू ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी एक्सेप्टेड। ये कहानी बच्चों उसी फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनने की। और बेटा इस कहानी का भी एक दिलचस्प नाम है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। फिर दोहराता हूं बच्चों, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का क्या मतलब है बच्चों। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब है इस धरती पर जब भी कोई जीवन का नया रूप आता है बच्चों, जब भी कोई नई स्पीशी आती है, वो पहले वाले के मॉडिफिकेशन से ही आती है। ये होता है प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बच्चों, जब भी कोई नई स्पीशी आती है, कोई नया जीवन आता है, वो पुराने वाली स्पीशीज के मॉडिफिकेशन से ही आता है बच्चों। यानी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन होता है। यानी भगवान नहीं बनाते हैं, आसमान से नहीं आता है, अपने आप नहीं आता है, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से आते हैं। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, इस बात को हम प्रमाणित कर चुके हैं बच्चों। हमने 6 एविडेंस पढ़े थे। एनोलॉगस को बस आप छोड़ दीजिए बच्चों, बाकी जो हमने 6 एविडेंस पढ़े, देखिए मैं आपको क्लास में रिवाइज करवा रहा हूं।
हमने जो 6 एविडेंस पढ़े हैं बच्चों, वो 6 के 6 एविडेंस या तो कॉमन एंसेस्ट्री सम पूर्वजता या फिर एंसेस्ट्री पूर्वजता को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। चाहे वो जीवाश्म प्रमाण हो, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, पूरा रिवाइज करवा रहा हूं बच्चों, चाहे वो पैलेंटोलॉजिकल हो, चाहे वो होमोलोगस ऑर्गन का मिलना हो, बायोज्योग्राफी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, वेस्टिजल ऑर्गन हो या फिर एम्ब्रायोलॉजी हो बच्चों ना। तो ये 6 एविडेंस पढ़कर ये कंफर्म हो चुका है बच्चों कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता कैसे है, एक बात तो कंफर्म है बच्चों, जब भी कोई नई स्पीशीज बनेगी वो पुरानी स्पीशीज के मॉडिफिकेशन से ही बनेगी, ये तो कंफर्म हो गया ना बच्चों। पर अब ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता कैसे है, इसको समझने के लिए हम अभी तक बच्चों 2 थ्योरी पढ़ चुके हैं। एक लामार्क की थ्योरी है, लामार्किज्म, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक डार्विन की थ्योरी बच्चों, डार्विनिज्म, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कोशिश करते हैं बच्चों सक्सेसफुली जो है आज की क्लास को हम कंप्लीट कर पाएं। 4:50 तक का टारगेट है बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि पूरी क्लास हम कंप्लीट करें, बीच में क्लास ना छोड़नी पड़े। आप मेरे साथ जुड़ेंगे बच्चों ना, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, अगली क्लास में फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे उसी उत्साह के साथ। तो बेटा समझिए, चाहे वो लामार्किज्म हो चाहे वो डार्विनिज्म हो, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं। पहले वो सिमिलरिटीज क्या है बच्चों, दोनों जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझाती हैं, दोनों नई स्पीशीज के ओरिजिन को समझाती हैं, दोनों एक ही बात कहती है कि पुरानी वाली स्पीशी के मॉडिफिकेशन से नई स्पीशी बनती है। दोनों एक ही बात कहती हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो वेरिएशंस होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनका इनहेरिटेंस होता है, उनकी वंशागति होती है। बेटा दोनों एक ही बात कहते हैं, बस एक डिफरेंस था जहां लामार्क से चूक हो गई और जहां डार्विन अंकल बिल्कुल कामयाब हो गए। बेटा लामार्क ने यह कह दिया था जो एक्वायर्ड वेरिएशंस होते हैं उनका इनहेरिटेंस होता है, जो सरासर गलत है। जबकि डार्विन ने क्या कहा था बच्चों, जो इनबिल्ट वेरिएशंस होते हैं, जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, उनका उन वेरिएशंस का जो है इनहेरिटेंस होता है बच्चों। यानी कि लामार्किज्म और डार्विनिज्म में जो एक बेसिक डिफरेंस है बच्चों वो यही तो है। बेटा लामार्क ने क्या कहा, जो एक्वायर्ड वेरिएशन, पहले बात तो व्हाट इज वेरिएशन बच्चों, हर जनरेशन में जो छोटे छोटे डिफरेंसेस आते हैं उन्हें हम कहते हैं बच्चों वेरिएशन। दादाजी से पापा थोड़े अलग है ना बच्चों, दादाजी की आंखें काली हैं, पापा की भूरी हैं, यानी कि समझिए डिफरेंस तो है ना, इन्हीं को कहते हैं वेरिएशन। और याद कीजिए इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन आना जरूरी है बच्चों, हर पीढ़ी में वेरिएशन आना चाहिए। बहुत स्लो पढ़ाऊंगा बच्चों ना, तबीयत ठीक नहीं है, मेरा साथ दीजिए बच्चों ना। समझिए, अगर आप नई स्पीशी बनाना चाहते हो बच्चों, इवोल्यूशन करना चाहते हो, तो हर जनरेशन में वेरिएशन तो आने चाहिए ना बच्चों। दादाजी से पापा अलग होने चाहिए, पापा से हम अलग होने चाहिए, तभी तो बेटा एक जमाना ऐसा आएगा कि लास्ट वाली जनरेशन पहली वाली से 100% अलग होगी, यानी क्या बनेगी, एक नई स्पीशी बनेगी बच्चों। ये तो आपको समझ में आ रहा है। बस लामार्क ने ये गलती कर दी, उन्होंने क्या कह दिया बेटा, उन्होंने ये कह दिया है कि जो एक्वायर्ड वेरिएशन होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, जो कि गलत है बच्चों। डार्विन ने बिल्कुल सही कहा था, जो कि बिल्ट इन वेरिएशन होते हैं, जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं, उनका इनहेरिटेंस होता है। तो आज की क्लास में ध्यान रखिएगा, जब भी मैं वेरिएशन कहूंगा बच्चों तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलेगा अब मैं जेनेटिक वेरिएशंस की बात कर रहा हूं, जो जन्मजात जो डिफरेंसेस पैदा होते हैं कि हाँ दादाजी की आंखें काली हैं, पापा पैदा होते ही जो है भूरी आंख के साथ मान लेते हैं पैदा हुए, तो डिफरेंस तो है ना बच्चों, पर ये जन्म के बाद नहीं है, ये बाय बर्थ पैदा हुआ है, तो यानी कि ये जेनेटिक वेरिएशन है। तो बच्चों मान के चलेगा आज की क्लास में, फिर दोहरा रहा हूं, एक्वायर्ड वेरिएशंस की तो अब आप कभी बात ही मत करना, क्योंकि उनका इनहेरिटेंस तो होता ही नहीं है बच्चों। तो आज के इस क्लास में जब भी मैं वेरिएशन कहूंगा बच्चों, तो आप मान के चलिएगा मैं जो है जेनेटिक वेरिएशंस की बात कर रहा हूं, ये बाय डिफॉल्ट आप मानकर चलेंगे। अब समझिए बच्चों, डार्विन की थ्योरी बिल्कुल सही है बेटा, डार्विन की थ्योरी बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। बस डार्विन का एक मेजर जो क्रिटिसिज्म था बच्चों, जो ड्रॉबैक था, उनको जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी। व्हाट इज जेनेटिक्स बच्चों, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जब भी वेरिएशन कहूंगा आप मान के चलिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, जेनेटिक वेरिएशन, बाय बर्थ जो वेरिएशन होते हैं उनकी बात कर रहा हूं बच्चों ना, ऐसा कुछ। तो डार्विन की थ्योरी का मेजर ड्रॉबैक क्या था बच्चों, डार्विन यही तो नहीं बता पाए थे ये वेरिएशंस आते कैसे। तो अब हम आज क्या करेंगे बच्चों, ये जेनेटिक वेरिएशंस कैसे आते हैं
यानी किसी भी पॉपुलेशन में मेंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हो जाते हैं। दादाजी से पापा में डिफरेंस आया तो आया कैसे? हम जन्मजात डिफरेंस की बात कर रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशंस की बात कर रहे हैं बच्चों। तो आखिर जेनेटिक वेरिएशन आते कैसे हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और इसको बच्चों फिर हम डार्विनिज्म के अंदर ऐड करेंगे और एक नए नाम से पब्लिश करेंगे, जिसका नाम क्या है बच्चों? नियो डार्विनिज्म। दैट्स इट। और आपको बहुत मुस्कुराहट के साथ जो है नियो डार्विनिज्म समझ में आएगा बच्चों। तो आपके मॉड्यूल में जो है आप चेक कीजिएगा, पहले तो म्यूटेशन थ्योरी लिखा हुआ है, उसके अगले पेज पर बच्चों आपको मिल जाएगा नियो डार्विनिज्म। बेटा नियो डार्विनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझाने की सबसे मॉडर्न थ्योरी है, सिंथेटिक थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है टिल डेट। यानी एक चीज समझिए, व्हाट इज नियो डार्विनिज्म? बेटा मैं फिर कह रहा हूं, डार्विनिज्म जो है वो गलत नहीं है बच्चों, डार्विनिज्म बिल्कुल सही है। बस डार्विनिज्म का एक ड्रॉबैक था, वो नहीं बता पाए कि जेनेटिक वेरिएशंस आते कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, डार्विनिज्म के अंदर जेनेटिक वेरिएशन वाला पैराग्राफ ऐड करेंगे और नए नाम से पब्लिश कर देंगे, जिसका नाम क्या है? नियो डार्विनिज्म। तो अब मैं आपके सामने पहले आज डिस्कस करता हूं कि जेनेटिक वेरिएशंस किन किन तरीके से आ सकते हैं। अब वन बाय वन डिस्कस करता हूं, सुनिएगा बच्चों ना। जेनेटिक वेरिएशन कैसे आ सकते हैं उसके बच्चों मैं आपको आज 5 तरीके बताऊंगा, आप मॉड्यूल में चेक कर लीजिए। नियो डार्विनिज्म के अंदर चौथा पॉइंट जो बच्चों वो जेनेटिक वेरिएशन लिखा हुआ है, और जेनेटिक वेरिएशन के अंदर जो है बेटे 5 तरीके लिखे हुए हैं। जीन रिकॉम्बिनेशन है, म्यूटेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो है, और बच्चों साथ में जेनेटिक ड्रिफ्ट है। बहुत बढ़िया लेक्चर है बच्चों, बहुत मुस्कुराहट के साथ पढ़ना है, मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों तन और मन के साथ। एमजे सर तन और मन के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों, आप भी जुड़ जाइए। आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी, आपको समझ में आएगा, हमारा वादा है बच्चों ना। तो आज हम क्या पढ़ना चाहते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आते कैसे हैं। अब मैं बार बार जेनेटिक वेरिएशन नहीं कहूंगा, मान के चलिए वेरिएशन कि दादाजी से पापा में डिफरेंस तो था कि हाँ दादाजी की आंखें काली हैं, पापा की आंखें जो हैं वो ब्राउन कैसे हो गई। ये जन्मजात वेरिएशन कैसे आता है उसको समझने के अलग अलग तरीके हैं। अब वन बाय वन शुरू करता हूं, और बेटा पूरी उम्मीद करते हैं कि नीट 2026 का इवोल्यूशन का एक सवाल जो है वो आज की इस क्लास से होना चाहिए बच्चों। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनेंगे। अब जेनेटिक वेरिएशन कैसे आ सकते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला तरीका है बच्चों जीन रिकॉम्बिनेशन। पहले तो चीज समझिए, जीन रिकॉम्बिनेशन जो है इट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। बेटा पहले तो समझिए, डार्विन ने जिनको स्टडी किया था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चों। जैसे कि याद कीजिए गैलापागोस आइलैंड पर उन्होंने फिंचेस को स्टडी किया था, बर्ड्स को, और बर्ड्स जो हैं बच्चों वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आता है बच्चों। जहां पर 2 पेरेंट्स गैमेट की मदद से जो हैं एक नई जनरेशन को जन्म देते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। बाकी ए सेक्सुअल में तो सिंगल पेरेंट से जो है नई जनरेशन आती है। तो एक चीज समझिए, डार्विन ने जिन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चों, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जनरेशंस लाते हैं उनमें वेरिएशंस का जो मोस्ट कॉमन तरीका है बच्चों वो कौन सा है? जीन रिकॉम्बिनेशन। अब मैं आपको जीन रिकॉम्बिनेशन का थोड़ा आइडिया देता हूं बच्चों। मुझे फिलहाल आपको जेनेटिक्स नहीं पढ़ानी है बच्चों, मुझे आपको सेल बायो नहीं पढ़ानी है, पर थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, इसलिए बस ये थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूं, समझिएगा। एक चीज समझिए बेटा, जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनरेशन है बेटा, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो आती है। दादाजी और दादी जी ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया होगा तब जाकर पापा आए हैं, पापा मम्मी ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया होगा तब जाकर हम आए हैं। और देखिए बेटा, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आने वाली जनरेशन हैं, और हर जनरेशन में वेरिएशन तो आ रहा है ना बच्चों। दादा दादी से पापा थोड़े अलग हैं, पापा मम्मी से हम थोड़े अलग हैं। यानी समझिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जनरेशन ला रहे हैं उनमें हर जनरेशन में वेरिएशन तो आ रहे हैं ना बच्चों। पर इस वेरिएशन का जो मोस्ट कॉमन सोर्स है बच्चों वो कौन सा है? जीन रिकॉम्बिनेशन है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, क्लास में समझ आएगा बच्चों। आपको पता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो आपको गैमेट्स तो बनाने पड़ेंगे। जैसे कि दादाजी ने स्पर्म बनाए होंगे, दादी जी ने ओवम बनाया होगा। एक चीज समझिए बच्चों, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जनरेशन लानी है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अगर जनरेशन लानी है तो गैमेट्स तो बनाने पड़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस करना होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा बच्चों, गैमेटोजेनेसिस के दौरान मियोसिस होता है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए बच्चों। मियोसिस आपको पता है, अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो गैमेट्स तो बनाने पड़ेंगे। गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस तो करना पड़ेगा। और आपको पता बच्चों, मियोसिस 1 के अंदर जो है, आपको पता जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उनके जो पास वाले जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में कुछ जीन्स के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी बेटा समझिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो गैमेट तो बनाने पड़ेंगे। गैमेट बनाओगे तो मियोसिस तो होगा, और मियोसिस होगा बच्चों तो क्रॉसिंग ओवर तो होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन के नए नए कॉम्बिनेशन तो बनेंगे ना बच्चों, यानी कि जीन रिकॉम्बिनेशन होंगे। क्लास में समझा देता हूं, ये समझिए बच्चों। मान लेते बेटा ये जो है दादाजी के जर्म सेल हैं, मान लेते बेटा ये जो है दादी जी के जर्म सेल हैं। मुझे सब नहीं समझाना बच्चों, पर आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आराम से डिस्कस करेंगे। सुनिएगा बच्चों, पहले तो आपको पता है हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। हमारे अंदर किसी भी क्रोमोसोम की अगर बात करूं बच्चों तो आपको वो हमेशा पेयर में देखने को मिलते हैं। अब समझिएगा, ऐसे सेल जो गैमेट बना रहे हैं उन्हें भी जर्म सेल कहते हैं, और जो गैमेट्स होते हैं उन्हें भी जर्म सेल कहा जाता है। एक एक बच्चे को क्लास में आएगी। अब समझिए बच्चों, मैं रफली समझा रहा हूं, मैं सेल डिवीजन नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चों, रफली मैं आपको समझा रहा हूं। सुनिएगा, मान लेते बेटा ये जो है ये दादाजी के जर्म सेल हैं, मान लेते हैं ये दादी जी के जर्म सेल हैं। अब समझिएगा, इसके अंदर बेटा मैं इस तरह से डीएनए बना देता हूं, इस तरह से जो मैं डीएनए बना देता हूं कुछ इस तरह से। मैंने यहां पर बेटा टेट्राड वेट्राड नहीं बना रहा हूं, अब समझा रहा हूं बेटा। अब समझिए, यहां पर आपको पता है यहां पर बेटा डीएनए में जो है आपको मैं जीन्स की बात कर सकता हूं। वैसे जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे बच्चों, आप पढ़ भी चुके हैं, डीएनए का वो पार्ट जो कि एक्सप्रेस हो रहा है, आरएनए बना रहा है, उसे हम जीन कह रहे हैं। मतलब बेटा मैं जेनेटिक्स नहीं डिस्कस कर रहा हूं, बस थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं बेटा ये दादाजी का जो है जर्म सेल है। अब इसी में बेटा मियोसिस होगा, तभी तो जो है क्या बनेगा बेटा, उसमें जो है स्पर्म बनेगा, हैप्लॉइड। जब इसमें मियोसिस होगा तो आगे चलकर जो है ओवम बनेगा। अब समझिए बेटा ये जो गैमेट्स, क्योंकि समझिए गैमेट बनेंगे तभी तो उनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा बेटा, और जाइगोट से आगे चलकर पापा का निर्माण हुआ है। अब एक चीज समझिएगा, समझिए दादाजी ने स्पर्म बनाया होगा, गैमेट बनाया बेटा, तो उसमें जो है मियोसिस हुआ है। मियोसिस हुआ है बच्चों तो क्रॉसिंग ओवर तो हुआ है। आपको पता है इधर से कोई सेगमेंट इधर आया है और इधर से कोई सेगमेंट इधर आया, और समझिए उसके बाद क्या बेटा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये जो है इधर वाले स्पर्म में जाएगा, ये इधर वाले में। अब मान लेते बेटा ये जो स्पर्म है वो ये वाला है, वो ये वाला है। एक एक बच्चे को 100 में आना चाहिए। मान लेते बेटा ये इधर वाला है। अब देखिए इसमें आपने देखा दादाजी के पास ये वाले जीन्स थे, पर आप देखिए इधर से क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहां पर अब जीन का एक नया कॉम्बिनेशन बन गया होगा, उसी को हम कह रहे हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। यानी ये जो अब स्पर्म आया है ना बच्चों, इसमें जीन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दादाजी के पास भी नहीं था। बेटा दादाजी के पास ये वाला था या ये वाला था, पर देखिए जब उन्होंने गैमेट बनाया है, मियोसिस किया है, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा बच्चों। और जब क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो देखिए इस डीएनए में जीन का एक नया कॉम्बिनेशन बन गया है, यानी बेटा जीन का रिकॉम्बिनेशन हो गया है। तो समझिए इस स्पर्म के अंदर जीन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया है जो दादाजी के पास भी नहीं था। उसी तरह से बेटा इस ओवम के अंदर भी जीन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया होगा जो दादी के पास भी नहीं है। और आप समझिए तो फाइनली जब जाइगोट बना होगा, जब जाइगोट बना होगा, इसमें जीन के वो कॉम्बिनेशन आ चुके हैं जो दादा दादी दोनों के पास नहीं है बच्चों। और सोचिए जब जीन के नए कॉम्बिनेशन आ चुके हैं तो उनके एक्सप्रेशन से जो प्रोटीन बनेंगे वो भी अलग हो जाएंगे, और प्रोटीन अलग हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर थोड़े बहुत तो डिफरेंट हो ही जाएंगे ना बच्चों। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है आपको। बेटा मैं जेनेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं लिंकेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रफ कोशिश कर रहा हूं बच्चों ना। तो आपने एक चीज समझी बच्चों, आपने देखा अगर आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, बेटा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, बेटा ये जेनेटिक्स का पोर्शन है, मुझे ये नहीं समझाना है। अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो गैमेट्स तो बनाने पड़ेंगे। गैमेट्स बनाओगे तो मियोसिस तो होगा, मियोसिस होगा बच्चों तो क्रॉसिंग ओवर तो होगा, और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन के नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, और जब जीन के नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे तो समझिए स्पर्म में ऐसा जीन का कॉम्बिनेशन है जो दादाजी के पास नहीं है।
ओवम में ऐसा जीन का कॉम्बिनेशन है जो दादी के पास नहीं है। तो जो जाइगोट बना है बच्चों, जिससे आगे चलकर पापा का निर्माण हुआ है, उसमें ऐसे जीन के कॉम्बिनेशन है जो दोनों के पास नहीं है बच्चों। तो कंफर्म है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आएंगे जो दादा दादी के पास नहीं है। तो हो सकता है उनमें आई कलर जो है वो ब्लैक था और पापा में आई कलर जो है वो ब्राउन हो गया। तो आपने देखा जनरेशन में क्या आ गया बेटा, जेनेटिक वेरिएशन, ऐसा कुछ। तो आपने देखा बेटा जीन रिकॉम्बिनेशन से जो है वेरिएशन आ सकता है, यही मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। तो आज मुझे आपको बस ये बताना है कि जेनेटिक वेरिएशन कैसे आ सकते हैं। तो उसमें आपने पहला तरीका देखा बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन आने का एक मोस्ट कॉमन तरीका कौन सा है बेटा, वो जीन रिकॉम्बिनेशन है। जो डार्विन नहीं बता पाए थे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दादाजी से पापा अलग हैं, ये डार्विन ने देखा था, कहा था ना, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम ए नेचुरलिस्ट। मैंने जो देखा है वही तो मैंने लिखा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वेरिएशन आता कैसे, दादाजी से पापा थोड़े से अलग क्यों हो जाते हैं। तो हमने आपको रीजन समझाया, जीन रिकॉम्बिनेशन से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ सकता है। यह पहला तरीका मैंने आपको बताया। अब बेटा आज का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू करता हूं, समझिएगा। मैंने हेडिंग लिखा है बेटा डार्विनियन वेरिएशन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेरिएशंस जिनके बारे में डार्विन ने बताया, नहीं बच्चों। डार्विनियन वेरिएशन लिखने का मतलब ये है वो वेरिएशन जो डार्विन ने देखे थे। तो बेटा डार्विन ने किन को देखा था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चों। बच्चों डार्विन ने किन को देखा था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें वेरिएशन मोस्टली किसकी वजह से आ रहा है, जीन रिकॉम्बिनेशन। तो अगर मैं कह रहा हूं बेटा डार्विनियन वेरिएशन, नीट का क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों, अगर मैं कह रहा हूं डार्विनियन वेरिएशन तो मान के चलेगा जीन रिकॉम्बिनेशन से जो वेरिएशन आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, जीन रिकॉम्बिनेशन से, वापस बोल रहा हूं बेटा, डार्विनियन वेरिएशन लिखने का क्या मतलब है, ऐसे वेरिएशन जो डार्विन ने देखे। और डार्विन ने किन को देखा था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। डार्विनियन वेरिएशन कहने का क्या मतलब है, जो वेरिएशन डार्विन ने देखे। पर डार्विन ने किन को देखा था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करते हैं उनमें वेरिएशन का मोस्ट कॉमन सोर्स क्या होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन। तो बेटा डार्विनियन वेरिएशन लिखने का क्या मतलब है, जीन रिकॉम्बिनेशन से जो वेरिएशन आते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स इट। तो अब समझिएगा, जीन रिकॉम्बिनेशन से जो वेरिएशन आते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है। पहली बात तो बेटा जो डार्विनियन वेरिएशन होते हैं वो स्मॉल होते हैं। जैसे मेरे एग्जाम्पल याद कीजिए, मैंने वेरिएशन बहुत ही छोटा लिखा था बच्चों, बहुत ही छोटा लिखा था, 0.01%। एनसीईआरटी शुरू हो गई बच्चों। तो डार्विनियन वेरिएशन जो है बच्चों, डार्विनियन वेरिएशन जो है वो छोटे होते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन में आपको जेनेटिक्स से मिलता है बच्चों, क्योंकि आपने देखा ये वेरिएशन आ रहे हैं क्रॉसिंग ओवर से। और आपको आइडिया होना चाहिए बेटा, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी एट द मैक्स 50% हो सकती है। क्योंकि आपको पता है बेटा, जो पास वाले क्रोमेटिड्स होते हैं बस उन्हीं के बीच में जो है क्रॉसिंग ओवर होता है बच्चों। जो दूर वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में तो क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है। यानी क्रॉसिंग ओवर बेटा एट द मैक्स 50% हो सकता है, वो भी एट द मैक्स है। बाकी बेटा आप जेनेटिक्स में देखेंगे क्रॉसिंग ओवर जो है वो बहुत कम होता है बच्चों। और सोचिए क्रॉसिंग ओवर ही जब कम होगा, क्रॉसिंग ओवर ही जब कम होगा तो उससे आने वाली वेरिएशन भी क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे। तो याद रखिएगा डार्विनियन वेरिएशन जो होते हैं बेटा छोटे। अब समझिए इवोल्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, नई स्पीशीज का बनना। नई स्पीशीज बनाने के लिए आपको जनरेशंस लानी पड़ेंगी और हर जनरेशन में वेरिएशन आना चाहिए। अब सोचिए बेटा, अगर हर जनरेशन में वेरिएशन बहुत छोटा आएगा तो 100% वेरिएशन आने में जो है नई स्पीशीज बनने में कई सारी पीढ़ियां लग जाएंगी। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों तो इवोल्यूशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाएगा। तो बेटा अगर डार्विनियन वेरिएशन के हिसाब से देखें तो इवोल्यूशन एक जो है स्लो प्रोसेस होगा बच्चों। यानी अगर हम डार्विनियन वेरिएशन के हिसाब से देखें बेटा, तो डार्विन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इवोल्यूशन एक स्लो होगा, या फिर मैं कह सकता हूं एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, हौले हौले होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, जो डार्विनियन वेरिएशन है उसके हिसाब से बेटा वेरिएशन बहुत छोटे आएंगे। आप देखिए ना बेटा, अगर वेरिएशन छोटे आएंगे तो 100% वेरिएशन आने में बहुत समय लग जाएगा, तो नई स्पीशीज बनने में बहुत समय लग जाएगा। यानी इवोल्यूशन बहुत ही स्लो, हौले हौले होने वाला प्रोसेस होगा, ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। एक एक वर्ड कंप्लीट कर रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं बेटा इवोल्यूशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा। जैसे आप देखिए, ए से ये जनरेशन आई, अगर वेरिएशन सिर्फ 0.01% आया,
अगले में मान लेते हैं फिर 0.01%। तो मेरे एग्जाम्पल याद कीजिए, नई स्पीशी बनने में 100% वेरिएशन आने में 10,000 पीढ़ियां लग जाएंगी ना बच्चों। तो एक कोशिश करता हूं क्लास में 100 में आ रहा है आपको। तो बेटा डार्विनियन वेरिएशन पहली बात तो स्मॉल होते हैं, और देखा जाए तो इसके हिसाब से इवोल्यूशन बहुत ही स्लो हो जाएगा, ग्रेजुअल प्रोसेस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है, मल्टी स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, डार्विनियन वेरिएशन जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। कैसे होता है बेटा? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब वो हर जनरेशन में आएंगे, क्योंकि बेटा समझिए हमारी जितनी भी जनरेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ रही है, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नहीं हो रहा है बेटा। और सोचिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे तो गैमेट तो बनाओगे, गैमेट बनाओगे तो क्रॉसिंग ओवर तो होगा, जीन रिकॉम्बिनेशन होगा, तो वेरिएशन आएगा ना बेटा। तो जो डार्विनियन वेरिएशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वालों के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो उनमें वेरिएशन बेटा कंटिन्यूअसली आते हैं, हर जनरेशन में आते हैं। दादा दादी से पापा अलग हैं, पापा मम्मी से हम अलग हैं, हमसे हमारे आने वाली जनरेशन अलग होगी। यानी बेटा यहां पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जनरेशन ला रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे तो आपको गैमेट तो बनाने पड़ेंगे, गैमेट बनाओगे तो मियोसिस तो होगा, तो क्रॉसिंग ओवर तो होगा, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो वेरिएशन तो आएंगे ना बच्चों, ऐसा कुछ। तो समझिएगा यहां जो वेरिएशंस आते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, हर जनरेशन में आते हैं। आपको क्लास 100 में आएगी बच्चों, बढ़िया क्लास है। अब एक चीज समझिएगा बेटा, इस हिसाब से अगर देखा जाए, और ये जो है बेटा ये डायरेक्शनल हो जाएगा, यानी डार्विनियन वेरिएशन जो है बेटा वो डायरेक्शनल है। मैं इवोल्यूशन को डायरेक्शनल नहीं कह रहा हूं बेटा, डार्विनियन जो वेरिएशन है वो क्या होते हैं? डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब वेरिएशन आते हैं ना बच्चों, तो जो जनरेशंस आती है ना वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। क्लास में समझ आएगा बच्चों, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, जैसे कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ सुपीरियरिटी। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं बच्चों मैं टेक्नोलॉजी का, बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, मैं टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो दादा दादी हैं उनको टेक्नोलॉजी शायद इतनी समझ में नहीं आती है, उनको टेक्नोलॉजी शायद इतनी पसंद भी नहीं है। उनके सामने अगर हम मोबाइल फोन चलाते हैं तो उनको गुस्सा भी आता है। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए वो उतने एडवांस नहीं है, पर उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पापा को जन्म दिया। अब पापा बेटा टेक्नोलॉजी वाइज थोड़े एडवांस हो गए हैं। एक बच्चा लिख रहा है सर मेरे पापा मेरे साथ ही बैठे हैं, तो कोई नहीं जी, पापा भी मुस्कुराएंगे, बेटा जी भी मुस्कुराएगा, पूरा हिंदुस्तान मुस्कुराएगा। अब समझिए पापा अगर देखा जाए दादा दादी के तुलना में टेक्नोलॉजी वाइज थोड़े एडवांस हो गए बच्चों। वो फेसबुक चलाना जान रहे हैं, इंस्टाग्राम चलाना जान रहे हैं, वो टिकट्स बुक कर लेते हैं, वो मनी ट्रांसफर करते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज थोड़े एडवांस हैं। अब उनके बाद हम आए बच्चों, तो हम टेक्नोलॉजी वाइज थोड़े और एडवांस हो गए हैं। हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम अपलोडिंग डाउनलोडिंग कर सकते हैं, तो बेटा हम थोड़े से और एडवांस हो गए हैं। हमारी जो जनरेशन आएगी वो और ज्यादा एडवांस हो जाएगी बच्चों। जैसे अगर मैं बात करूं मेरी बिटिया की, लगभग 6 साल की, बेटा लगभग 6 साल की है, बहुत छोटी है, पर वो मेरा मोबाइल ले लेती है, उसमें जो है पासवर्ड खोल लेती है, पैटर्न से वो अनलॉक कर लेती है। फिर जो है लाल कलर का आइकन दिखता है उसको प्रेस करती है। उसको ये नहीं पता कि उसके नीचे यूट्यूब लिखा हुआ है, पर उसको पता है कि इसको दबाएंगे हमारे काम का वीडियो चल जाएगा। अब उसको दबाती है, वीडियो चलता है, पर थोड़ी देर वो हक पका जाती है, यार हमारा वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, तो कोने में कुछ लिखा होता है उसको दबाती रहती है। आपको पता है वो होता है स्किप एड, उसको नहीं पता कि स्किप एड लिखा हुआ है, पर उसको पता है इसको दबाएंगे तो हमारे काम का वीडियो चल जाएगा। तो आपने देखा वो और ज्यादा एडवांस हो गई ना बच्चों। तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमारी सारी जनरेशन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो आई है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आई है मतलब जितने भी वेरिएशन आए बेटा वो जीन रिकॉम्बिनेशन से आए। तो आपने देखा हर जनरेशन पहली वाली से एडवांस होती जा रही है, इंप्रूव्ड होती जा रही है। तो आपने देखा बेटा ये वेरिएशन पॉपुलेशन को, जनरेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। कोशिश कर रहा हूं क्लास में समझ में आ रहा। तो एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों कि डार्विनियन वेरिएशंस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, पूरी मेहनत चल रही है बेटा, ऐसा कुछ। तो जो डार्विन नहीं बता पाए थे वो हम बता रहे हैं बच्चों। डार्विन ने क्या नहीं बताया था कि वेरिएशन जो है वो कैसे आते हैं। डार्विन ने यही नहीं बताया था कि वेरिएशन कैसे आते हैं, तो हमने बता दिया कि जीन रिकॉम्बिनेशन इज अ मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशन इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, वेरिएशन आने का एक और तरीका बच्चों म्यूटेशन। पहले तो म्यूटेशन के बारे में कुछ आप फैक्चुअल बातें याद रखेंगे बच्चों। म्यूटेशन से वेरिएशन आता है, ये ह्यूगो दी व्रीज अंकल ने बताया था। उन्होंने जो है म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज की थी। उन्होंने एक प्लांट पर स्टडी की थी बच्चों, जिसे हम कहते हैं ओइनोथेरा लामार्कियाना, या फिर उसको इवनिंग प्रिमरोज कहा जाता है बच्चों, ऐसा कुछ।
तो ये आपको समझ में आ रहा है बेटा। आज हम ये समझने की कोशिश करें कि वेरिएशन कैसे आ सकते हैं। तो हमने कहा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनमें जो है बेटा जीन रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आ रहा है, पर म्यूटेशन से भी तो वेरिएशन आ सकता है। पर एक चीज समझिए बेटा, अगर सवाल पूछा जाए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें वेरिएशन किससे आ सकता है, जीन रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, बोथ, आंसर जाएगा बोथ। बेटा म्यूटेशन तो वेरिएशन हम में भी आ सकता है। जैसे मान लेते हैं दादा दादी ने मिलकर जाइगोट बनाया, अगर वो जाइगोट म्यूटाजन के कांटेक्ट में आ गया बच्चों, जैसे कि एक्सरे, तो उसमें जो है म्यूटेशन हो सकता है। तो पापा के अंदर जो है बाई बर्थ वेरिएशन आ जाएगा ना बच्चों, यानी कि म्यूटेशन से हमारे अंदर वेरिएशन आ सकता है। म्यूटेशन से बेटा हमारे अंदर जो है वेरिएशन आ सकता है, पर म्यूटेशन बेटा हर जनरेशन में हो ये जरूरी नहीं है। बेटा म्यूटेशन उसी जनरेशन में होगा जो म्यूटाजन के कांटेक्ट में आएगा ना बेटा। बेटा म्यूटेशन उसी जनरेशन में तो होगा जो म्यूटाजन के कांटेक्ट में आएगा। तो मैं कह सकता हूं म्यूटेशंस आर द डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो बेटा म्यूटेशन हर पीढ़ी में हो ये जरूरी नहीं है। तो म्यूटेशन से जो वेरिएशन है वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि रैंडम होते हैं, ये चीज समझें। पर हाँ म्यूटेशन से वेरिएशन आ सकता है, ऐसा कुछ। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूं बेटा, अगर आपसे पूछा जाए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन का क्या सोर्स हो सकता है, जीन रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, बोथ, आंसर जाएगा बोथ। अगर ये पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो आंसर जाएगा जीन रिकॉम्बिनेशन। अगर पूछा जाए व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो ओनली म्यूटेशन। पर अगर ये पूछा जाए विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, तो आंसर जाएगा म्यूटेशन। बेटा अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन तो म्यूटेशन है ना बच्चों, क्योंकि चाहे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो चाहे वो एसेक्सुअली हो, म्यूटेशन तो सब में हो रहा है ना बच्चों। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए। अब म्यूटेशन आपको पता है बच्चों, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। मान लेते बेटा दादा दादी ने मिलकर जो है जाइगोट बनाया, अब मान लेते बेटा अगर उस पर एक्सरे गिर गई, वो म्यूटाजन के कांटेक्ट में आ गया और अगर उसमें म्यूटेशन हो गया बेटा, अगर मान लेते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड वगैरह बदल गए, कोडोन वगैरह बदल गए, तो अमीनो एसिड बदल जाएंगे, प्रोटीन बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ सकता है जो दादा दादी दोनों में नहीं था, यानी वेरिएशन आ सकता है। ये आपको समझ में आ रहा बच्चों, यानी हमने देखा म्यूटेशन कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ वेरिएशन। पर बेटा ये किसने बताया, ह्यूगो दी व्रीज ने। अब म्यूटेशन से जो वेरिएशन आते हैं बच्चों उनकी क्या प्रॉपर्टी है, आइए वो समझते हैं। पहला पॉइंट तो बच्चों म्यूटेशन से जो वेरिएशन आते हैं वो लार्ज होते हैं बेटा। बेटा क्रॉसिंग ओवर से जो आते हैं बहुत छोटे होते हैं, कि क्रॉसिंग ओवर ही बहुत स्मॉल स्केल पर होता है, पर बेटा म्यूटेशन से वेरिएशंस काफी बड़े आते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कई बार ऐसा म्यूटेशन होता है पूरा ही फ्रेम शिफ्ट हो जाता है बच्चों, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बदल जाते हैं, बहुत सारे कोडोन बदल जाते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड बदल जाते हैं, तो पूरा प्रोटीन ही बदल जाता है। और प्रोटीन बदल जाएगा बच्चों तो स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा ना, बनना कुछ और था बन कुछ और जाएगा। यानी बेटा म्यूटेशन से जो वेरिएशंस आते हैं वो लार्ज होते हैं। और सोचिए, पर बेटा हाँ म्यूटेशन जो है वो जर्की है, हर जनरेशन में वो ये जरूरी नहीं है। तो ह्यूगो दी व्रीज के हिसाब से अगर देखा जाए, म्यूटेशन के हिसाब से अगर देखा जाए बेटा, तो इवोल्यूशन क्या है, वो बहुत ही फास्ट और जर्की प्रोसेस होगा। क्योंकि सोचिए बेटा पहली जनरेशन में वेरिएशन ज्यादा आ गया तो बहुत ही कम जनरेशन में 100% वेरिएशन हो जाएगा, तो नई स्पीशीज जल्दी बन जाएगी ना बच्चों। तो म्यूटेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इवोल्यूशन एक फास्ट प्रोसेस है, या फिर कभी कभी तो बेटा ये सिंगल स्टेप में भी हो जाता है बच्चों, कभी कभी तो ये सिंगल स्टेप में भी हो जाता है। क्योंकि समझिए कभी कभी बेटा ऐसे म्यूटेशन हो जाते हैं जो एक ही स्टेप में 100% वेरिएशन कर देते हैं, और बेटा ऐसे म्यूटेशन जो सिंगल स्टेप में इवोल्यूशन करवा दे उन्हें कहते हैं बच्चों सॉल्टेशन। एनसीईआरटी का शब्द याद रखेंगे, व्हाट इज सॉल्टेशन बेटा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। मान लेते हैं ऐसा म्यूटेशन हुआ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ, पूरा प्रोटीन ही बदल गया बच्चों, पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, बनना था हाथ उसकी जगह पंख बन गया। तो देखकर फिर हम क्या कहेंगे कि यार इंसान तो पैदा नहीं हुआ है, लगता है पंछी पैदा हो गया है, एक अलग स्पीशी बन गई है, यानी कि इवोल्यूशन हो गया है, ऐसा कुछ। क्लास में समझ में आएगा बच्चों। एमजे सर इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यू एंड योर मुस्कुराहट बच्चों। क्लास छोड़ने से बढ़िया है मुस्कुराहट के साथ पढ़ा रहे हैं आपको। तो बेटा डार्विन नहीं बता पाए थे कि वेरिएशन कैसे आते हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो जीन रिकॉम्बिनेशन से आ सकते हैं, म्यूटेशन से आ सकते हैं। पर अब समझिए बेटा म्यूटेशन से जो वेरिएशन आते हैं पहली बात तो वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, रैंडम,
और बेटा वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं यानी डायरेक्शन लेस। बेटा नीट यूजी 2019 का क्वेश्चन था कि ह्यूगो डिवरीज के हिसाब से जो वेरिएशन होंगे उनकी क्या प्रॉपर्टी है, तो आंसर जाएगा बेटा वो जो है रैंडम और नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल मतलब समझाता हूं बेटा, म्यूटेशन से जो आने वाली जनरेशन होगी बेटा वो पहली वाली से अच्छी बनेगी या बेकार बनेगी, सुपीरियर बनेगी या इंफीरियर बनेगी, किस डायरेक्शन में जाएगी ये फिक्स नहीं होता बच्चों, क्योंकि आपको पता है बच्चों म्यूटेशंस मोस्टली होते हैं हार्मफुल। बेटा म्यूटेशंस मोस्टली हार्मफुल होते हैं। अगर म्यूटेशन हो गया तो आने वाली जनरेशन पहली वाली से तो बेकार ही बनेगी, पर बेटा कभी कभी म्यूटेशन बेनिफिशियल भी तो हो जाते हैं। जैसे बेटा सुना होगा म्यूटेशनल ब्रीडिंग। चलो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि दादाजी को कैंसर है, रफली समझा रहा हूं बच्चों, कैंसर कॉजिंग जीन इज ओंकोजिन। मान लेते वो ओंकोजिन जाइगोट में आया तो संभावना है कि पापा को कैंसर हो सकता है, पर मान लो बेटा वो जो जाइगोट है उस पर म्यूटाजन गिरा, एक्सरे गिरा, और बेटा वो जो ओंकोजिन है साइलेंट हो गया, प्रोटो ओंकोजिन में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या समझ है, ऐसा म्यूटेशन हो गया जिससे कैंसर कॉजिंग जीन नॉर्मल जीन में कन्वर्ट हो गया, तो पापा को जो है कैंसर नहीं होगा ना बच्चों। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। यानी आपने क्या देखा बच्चों, वैसे तो म्यूटेशंस मोस्टली हार्मफुल होते हैं, आने वाली जनरेशन बेकार ही बनेगी, पर कभी कभी बेटा म्यूटेशन यूजफुल भी तो हो जाते हैं, तो आने वाली जनरेशन बढ़िया भी तो बन सकती है। तो म्यूटेशन से आने वाली जनरेशन किस डायरेक्शन में जाएगी ये फिक्स नहीं होता है मेरे बच्चों। तो म्यूटेशन से जो वेरिएशन आते हैं वो जो हैं नॉन डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये जो बॉक्स है नीट 2026 का क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों। मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि नीट 2026 का क्वेश्चन होना चाहिए। बच्चे लिख रहे हैं सर आप पानी पी लीजिए, मैं पी लेता हूं बच्चों। ये तो आप भी जानते हैं बच्चों, कुछ गलत थोड़ा ना कर रहे हैं। क्लास छोड़ना बहुत आसान है, पर मुस्कुराहट के साथ क्लास को कंटिन्यू करना वो बेटा डिटर्मिनेशन से आता है। एनर्जी कम है बच्चों, तबीयत डाउन है, कंसेप्ट डाउन नहीं है, कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग मिलेंगे आपको। तो बेटा डार्विन जो नहीं बता पाए थे वो हम बता रहे हैं। डार्विन ने क्या नहीं बताया था कि वेरिएशन आते कैसे हैं, तो हम बता रहे हैं कि हाँ जी जीन रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आ सकते हैं, हमने पढ़ा म्यूटेशन से वेरिएशन आ सकते हैं। एक और बच्चों मैं आपको समझाता हूं, हाइब्रिडाइजेशन जो है इससे भी पॉपुलेशन में वेरिएशन आ सकता है। एग्जाम्पल समझाऊंगा बच्चों, वैसे तो आपको वर्ड याद रखना है, मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं बच्चों इस तरफ जो है सारी हिंदुस्तानी गायें हैं, इंडियन साहिवाल है, एग्जाम्पल भी बढ़िया बच्चों है ना, एनिमल हस्बेंड्री में काम आता है, ध्यान सुनिएगा, आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों। जैसे मान लेते तो पॉपुलेशन सब में आता है, सेम स्पीशीज के मेंबर का जो ग्रुप होता है बच्चों उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। मान लेते हैं हिंदुस्तान की सारी गायें हैं, ये सारी मान लो इंडियन साहिवाल है, यानी अब भी इस पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं है, सारी एक ही जैसी हैं, साहिवाल है। साहिवाल की खास बात क्या बच्चों, ये जो है बीमार कम पड़ती है पर दूध भी कम देती है 12 लीटर। पर हमने देखा फ्रांस में एक गाय है जर्सी, उसकी खास बात क्या है, वो बीमार ज्यादा पड़ती है पर बेटा वो दूध ज्यादा देती है, लगभग 48 लीटर, इससे 4 गुना। अब एक चीज समझिए, हमें तो ऐसी गाय चाहिए ना बच्चों जो बीमार भी कम पड़े और दूध भी ज्यादा दे। तो हमने क्या किया, हम बेटा फ्रांस गए, वहां से हम जर्सी बुल का सीमेन कलेक्ट करके ले आए, और वो सीमेन हमने जो है इंडियन साहिवाल के अंदर इंसेमिनेट कर दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बेटा ये जो टेक्निक हमने की है इसी को कहते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन, इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बेटा दो ऑर्गेनिजम्स को जो एकाध ट्रेट में डिफरेंस रखते हो उनके बीच में क्रॉसिंग करवाना, उसे को कहते हैं बच्चा हाइब्रिडाइजेशन। और आपने देखा जैसे बेटा हमने जर्सी बुल का सीमेन इंडियन साहिवाल में डाला तो जाहिर सी बात है वो फीमेल काऊ प्रेग्नेंट हो गई, और जब उसने एक काफ पैदा किया, एक बछड़ा पैदा किया, हमने क्या देखा, वो जो गाय है, जो बच्चा है, जो गाय है, वो जो है बेटा 48 लीटर दूध दे रही है और बीमार भी कम पड़ रही है। तो आपने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से दोनों कैरेक्टर आ गए, तो हमने इसका क्या नाम रख दिया, जर्सी साहिवाल। अब कमाल की बात देखिए, ये टेक्निक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। पर आपने कहा पहले हमारी इस पॉपुलेशन में सारी साहिवाल थी, पर अब हमारी इस पॉपुलेशन में एक जर्सी साहिवाल आ गई है, यानी बेटा पॉपुलेशन में क्या आ गया है, वेरिएशन आ गया है। तो आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन से भी जो है वेरिएशन आ तो सकता है ना बच्चों। तो माना कि हाइब्रिडेशन इज नॉट अ कॉमन सोर्स ऑफ वेरिएशन,
पर हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि वेरिएशन कैसे आ सकता है, समझा दिया मैंने आपको। तो हाइब्रिडाइजेशन से मेरे बच्चों वेरिएशन आ सकता है, तो ये हमने डिस्कस किया। अंदर से थोड़ा सा गला भी छिल गया है बच्चों, आपको नहीं बताना होता ये सब, पर ठीक है, पता होना चाहिए, यही तो रिश्ता है बच्चों। जो रिश्ते होते हैं ना बच्चों, वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। जो रेस्पेक्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जो प्यार होता है वो बाई डायरेक्शनल होना चाहिए बच्चों। पर ठीक है, क्लास हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों ना, 4:50 तक का इंतजार कर रहे हैं। तो बेटा डार्विन जो नहीं बता पाए थे वो हम बता रहे हैं। डार्विन क्या नहीं बता पाए थे कि वेरिएशंस आते कैसे हैं, तो हमने बताया कि जीन रिकॉम्बिनेशन से आ सकते हैं ये प्रॉपर्टीज, म्यूटेशन से आ सकते हैं ये प्रॉपर्टी, हाइब्रिडाइजेशन से भी आ सकते हैं। अब अगला जो मैं समझाऊंगा इसको बहुत ध्यान सुनना बेटा, इसी पर हमारा बचा हुआ लेक्चर डिपेंड करता है, ध्यान सुनिएगा। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो से वेरिएशन आ सकता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट से आ सकता है। अब ये मैं आपको समझाता हूं, पहले समझाता हूं बेटा, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो क्लास में समझ में आ जाएगा। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो समझा रहा हूं। मान लेते बेटा ये पॉपुलेशन है, मान लेते इधर भी पॉपुलेशन है, मान लेते बेटा ये जो है 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, कोटा मान लो। मान लेते बेटा ये 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, जयपुर मान लो। वैसे तो एक चीज समझना बच्चों, मैं ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, तो चाहे वो कोटा के इंसान हो, क्लास में समझ में आएगा बच्चों, चाहे वो कोटा के इंसान हो, चाहे वो जयपुर के इंसान हो, बेटा उनका जेनेटिक कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। बेटा आपको पता है हम सेम स्पीशीज की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो हमारे तो मैक्सिमम जीन सेम है, जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, पर समझाने के लिए मैं मान के चलूंगा कि जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन है। समझाने के लिए बच्चों आप मान कर चलिएगा कि जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन है। मान लेते हैं यहां पर जो है काली आंख वाले और भूरी आंख वाले, मान लीजिए यहां पर जो है गुलाबी आंख वाले और हरी आंख वाले। बेटा इंसानों में वैसे जयपुर में हमें नॉर्मली गुलाबी और हरी आंख वाले नहीं दिखेंगे। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, समझाने के लिए मान के चलिए ये जेनेटिकली जो है डिफरेंट पॉपुलेशन में कंसिडर कर रहा हूं। अब समझिएगा, मान लेते बेटा ये 1000 की पॉपुलेशन है, क्लास में समझ में आएगा, बहुत बढ़िया लेक्चर है बच्चों। 1000 की पॉपुलेशन, मान लेते बेटा यहां पर 100 लोग ऐसे हैं जिनके पास पी जीन है जो बाकी 900 के पास नहीं है, और पी जीन की वजह से मान लेते हैं आई कलर आता है। बेटा 100 के पास पी है, मान लो उनकी आंख हो गई ब्लैक कलर की, बाकी 900 के पास मान लो पी डैश है तो उनकी हो गई ब्राउन कलर की। रफली समझा रहा हूं। अब मैं दूसरे कैरेक्टर के हिसाब से अलग जीन ले रहा हूं। मान लेते बेटा 200 लोग ऐसे हैं जिनके पास क्यू जीन है जो बाकी 800 के पास नहीं है, अलग कैरेक्टर के लिए। मान लेते बेटा 300 ऐसे हैं जिनके पास आर जीन है। मान लीजिए 400 ऐसे हैं जिनके पास एस जीन है जो बाकी 600 के पास नहीं है। क्लास में समझ में आएगा बच्चों, है ना? ध्यान सुनिएगा। अब समझो, एक वर्ड समझाता हूं बेटा, जीन फ्रीक्वेंसी। वैसे जीन फ्रीक्वेंसी की जगह मुझे एलिलिक फ्रीक्वेंसी कहना चाहिए बच्चों, पर मैं जेनेटिक्स के अंदर नहीं जा रहा हूं। आपको बताया मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज नोन एज एलिल। एलिलिक फ्रीक्वेंसी बोलना चाहिए, मैं जीन फ्रीक्वेंसी बोलकर जो है अपना टॉपिक आपको समझा दूंगा। सुनिएगा बच्चों, व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी? द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी जीन इन ए पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन बेटा जीन के अपीयर होने की क्या रेट है? जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं पी जीन की क्या फ्रीक्वेंसी है, तो बेटा 1000 में से कितनों के पास है? 100 के पास है। तो बेटा अगर देखा जाए पी जीन की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 1000 में से 100 के पास वो है, तो पी जीन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 0.1 आ गई बेटा। व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी बच्चों? द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी जीन, ऐसा कुछ। तो आपने कहा जीन के अपीयर होने की क्या रेट है बेटा? जैसे मैंने कहा 1000 में से 100 के पास वो है बेटा, तो उस जीन के अपीयर होने की क्या फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो है क्या फ्रीक्वेंसी है, उस जीन की क्या आवृत्ति है। 1000 में से 100 के पास है तो फ्रीक्वेंसी हो गई 0.1। उससे से बेटा अगर मैं क्यू जीन की फ्रीक्वेंसी निकालूं 0.2, आर की निकालूं 0.3 और इसकी निकालूं 0.4। बेटा मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिखा है क्योंकि हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कहता है, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी जीन है उन सभी जीन की फ्रीक्वेंसी या एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम टोटल जो है वो 1 आना चाहिए, ऐसा कुछ। एग्जाम्पल इसलिए सेट हो गया। अब ध्यान सुनिए, मान लेते बेटा ये जो है, अब मान लेते हैं जयपुर है, मैं फिर कह रहा हूं समझाने के लिए ले रहा हूं बेटा, जेनेटिकली डिफरेंट। मान लेते हैं यहां पर 100 लोग ऐसे हैं जिनके पास ए जीन है, जिससे आंखें मान लेते हैं गुलाबी हो जाती है, बाकी 900 के पास ए डैश है तो उनकी हरी हो गई। रफली समझा रहा हूं। मान लो बेटा 200 ऐसे हैं जिनके पास बी जीन है, 300 ऐसे हैं जिनके पास सी जीन है,
और 400 ऐसे जिनके पास डी जीन है। अगर आप ध्यान से बेटा यहां पर भी जो है ए जीन की फ्रीक्वेंसी 0.1, बी की 0.2, सी की 0.3, डी की 0.4 और सम टोटल कितना आ रहा है 1, ऐसा कुछ। बेटा मैं समझाने के लिए रह रहा हूं, इंसान की पॉपुलेशन पर मान लो जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन है। अब मैं आपको समझाता हूं, जीन माइग्रेशन से वेरिएशन आ सकता है। समझिए यहां काली आंख वाले और भूरी आंख वाले हैं, यहां पर जो है गुलाबी आंख वाले और हरी आंख वाले हैं। अब समझो बेटा हो सकता है कोटा से कुछ लोग जो हैं वो बाई रोड या बाई ट्रेन जो हैं जयपुर जा सकते हैं। कौन मना कर रहा है बच्चों? जाहिर सी बात है माइग्रेशन हो सकता है ना बच्चों। मान लेते हैं यहां से जो है कुछ जो है बेटा ये काली आंख वाले यहां चले गए, वही तो इंसान का माइग्रेशन हुआ, यानी कि जीन का माइग्रेशन हो गया। बेटा आप कहीं जाओगे अपने जीन छोड़कर थोड़ा ना जाओगे, आप अपनी जीन्स छोड़कर जा सकते हो, जीन नहीं। मुस्कुराइए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। बेटा जीन आपके अंदर है तो जीन छोड़ना जाओगे। अगर आप कहीं माइग्रेट कर रहे हो तो आपके साथ साथ आपका जीन भी तो माइग्रेट करेगा ना बच्चों। तो देखिए अगर मान लेते हैं इधर से मान लेते हैं बच्चों कुछ जो हैं काली आंख वाले यहां पर आ गए, कुछ पी वाले यहां आ गए बेटा, यानी समझो इंसान का माइग्रेशन हुआ मतलब जीन का माइग्रेशन। और आप ध्यान से देखिए अब इस पॉपुलेशन में क्या आ गया बच्चों? वेरिएशन आ गया ना। आप देखा पहले इस पॉपुलेशन में जो है सिर्फ गुलाबी आंख वाले और हरी आंख वाले थे, पर अब इस पॉपुलेशन में आपको जो है काली आंख वाले भी तो दिखेंगे। यानी इस पॉपुलेशन में क्या आ गया? एक वेरिएशन आ गया है। तो वेरिएशन किसकी वजह से आया बेटा? जीन माइग्रेशन की वजह से, ऐसा कुछ। तो आपने देखा बेटा जीन माइग्रेशन कैन बी ए सोर्स ऑफ वेरिएशन। पर एक बेहतरीन लाइन अब समझाता हूं बच्चों, जीन माइग्रेशन से, अरे यहां पहले जो है सिर्फ गुलाबी आंख वाले और हरी आंख वाले थे, पर देखिए बेटा यहां से कुछ काली आंख वाले यहां माइग्रेट हो गए, तो आपको इस पॉपुलेशन में एक नया आई कलर दिख रहा है ना बच्चों। यानी पॉपुलेशन में क्या आ चुका है? वेरिएशन आ चुका है, ऐसा कुछ। एक बच्चा लिख रहा है मुस्कुराहट बरकरार है सर हमारी, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू सो मच बेटा। आपने देखा जीन माइग्रेशन से पॉपुलेशन में वेरिएशन आ गया। पर एक चीज समझाता हूं, वेरिएशन आया है, आपको कब पता चलेगा? जब वेरिएशन दिखेगा ना बच्चों। अब समझिए 1000 जो है इधर जयपुर वाले हैं, गुलाबी आंख वाले, हरी आंख वाले, अगर एकाध जो है काली आंख वाले आ भी गए तो आपको कैसे दिखेंगे बेटा इतनी भीड़ में? तो एक बेहतरीन लाइन बोलता हूं, किसी पॉपुलेशन में जो एग्जिस्टिंग जीन्स हैं, एलील्स, उनकी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है ना तो वो इस बात का आइडिया है कि वेरिएशन आया है। क्योंकि समझिए बेटा आपको सभी जीन फ्रीक्वेंसी का सम टोटल कितना रखना है? 1। ये तो कंफर्म है क्योंकि पॉपुलेशन में हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाह रहे हैं। अब देखिए पहले बेटा ABCD जीन की फ्रीक्वेंसी का सम टोटल 1 रखना था, पर अब आपको बेटा ABCD और P जो P वाले हैं इन जीन की फ्रीक्वेंसी का सम टोटल आपको 1 रखना है। बेटा समझिए पहले जो है ABCD जीन की फ्रीक्वेंसी का सम टोटल 1 रखना था, अब आपको बेटा ABCD प्लस P इन 5 जीन की फ्रीक्वेंसी का सम टोटल 1 रखना पड़ेगा। ये सब हमारा बच्चों। तो क्या होगा? उस 1 में से थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी बेटा ये P जीन जो है ये भी तो एक्वायर करेगा, और थोड़ी फ्रीक्वेंसी अगर ये एक्वायर करेगा तो बाकी जो जीन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी या फिर चेंज तो होगी ना बच्चों। तो आपने देखा अगर किसी पॉपुलेशन में आपको एग्जिस्टिंग जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती हुई दिख रही है, इसका मतलब कोई ना कोई नया जीन आया है या फिर गया है, यानी जीन का माइग्रेशन हुआ है, यानी वेरिएशन हुआ है बच्चों। तो एक लाइन बोल रहा हूं, द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी और एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन द एग्जिस्टिंग जीन इज एन इंडिकेशन ऑफ वेरिएशन। उम्मीद करता हूं सौम्या। तो आपने देखा बेटा जीन माइग्रेशन से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इसका मतलब कोई ना कोई वेरिएशन आ रहा है। ये होता है बेटा जीन माइग्रेशन। अब समझिए कोटा वाले जयपुर गए तो जयपुर वाले कोटा भी तो आ सकते हैं, उनको किसने मना किया? बेटा इधर जो है इधर सिर्फ P की वजह से गुलाबी आंख वाले, P डैश की वजह से नहीं, P की वजह से काली आंख वाले, P डैश की वजह से भूरी आंख वाले, तो हो सकता है इधर से कुछ ये गुलाबी आंख वाले यहां आ सकते ना। तो ये भी क्या हो रहा है मेरे बच्चों? जीन माइग्रेशन। आपने क्या देखा? पहले यहां पर सिर्फ जो है ब्लैक आइज और ब्राउन आइज वाले थे, अब इस पॉपुलेशन बेटा पिंक आइज वाले भी आ गए। तो आपने देखा जीन माइग्रेशन से इस पॉपुलेशन में क्या आ रहा है? वेरिएशन। तो जीन माइग्रेशन कैन बी ए सोर्स ऑफ वेरिएशन। और ये तो 100 में आ रहा है बच्चों, क्योंकि यहां नया जीन आया है तो थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी ये भी एक्वायर करेगा,
तो जो बाकी एग्जिस्टिंग जीन हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा ना। तो एक चीज समझिए, अगर किसी पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई वेरिएशन आ रहा है, ये समझ में आना चाहिए बच्चों। एक बच्चा लिख रहा है सर क्लास शॉर्ट कर दीजिए, कहीं कल और ज्यादा फीवर ना आ जाए। जब तक आवाज निकल रही है ना बच्चों, एमजे सर क्लास नहीं छोड़ेंगे। आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी आवाज ही तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ाएंगे। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएशन कैसे आ सकता है। अब सुनिएगा, आपने कहा जीन माइग्रेशन से वेरिएशन आता है। अब एक वर्ड समझते हैं, जीन फ्लो। मैंने लिखा था बेटा जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, तो जीन माइग्रेशन तो समझ में आ गया। अब जीन फ्लो समझिए बेटा, जीन फ्लो कुछ नहीं है, अगर ये जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स हो जाए, बार बार हो जाए। समझिए, एक बार जीन माइग्रेट हुआ और ठहर गया तो अब रास्ते में जीन नहीं दिखेगा। एक बार जीन माइग्रेट हुआ और ठहर गया तो रास्ते में जीन नहीं दिखेगा। पर सोचो बेटा, अगर ये जीन माइग्रेशन बार बार होता रहे, जीन इधर वाले आते रहे, इधर वाले जाते रहे, आते रहे जाते रहे, सोचो कि जीन माइग्रेशन बार बार हो मल्टीपल टाइम, तो आपको ऐसा लगेगा कि 24 घंटे इन दोनों पॉपुलेशन के बीच में जीन बह रहा है, यानी जीन फ्लो कर रहा है, उसी को कहेंगे जीन फ्लो। यानी बेटा जीन फ्लो कुछ और नहीं है, जीन माइग्रेशन का एक स्पेशल केस ही तो है ना बच्चों, स्पेशल केस ही तो है। अगर जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम हो जाएगा तो उसको आप क्या कह दोगे, जीन फ्लो, दैट्स इट। और बेटा जब जीन माइग्रेशन से वेरिएशन आता है तो जीन फ्लो से तो आएगा ही सही, क्योंकि जीन फ्लो कुछ और नहीं है बेटा, ये जीन माइग्रेशन का एक स्पेशल केस तो है मेरे बच्चों। अगर जीन माइग्रेशन बार बार होता है उसी को हम कहते हैं जीन फ्लो। अब मैं आपको एक बेहतरीन लाइन समझाता हूं बेटा, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन आना जरूरी है। जीन फ्लो से वेरिएशन आ रहा है, पर ध्यान सुनिए बेटा, जीन फ्लो इज ए गुड सोर्स ऑफ वेरिएशन बट इट इज नॉट गुड फॉर इवोल्यूशन। एक लाइन को समझिए बच्चों, एक लाइन को समझिए, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन आना जरूरी है बच्चों, और जीन फ्लो से वेरिएशन आ रहा है, तो जीन फ्लो वेरिएशन के लिए बढ़िया है पर ये इवोल्यूशन के लिए बढ़िया नहीं है बच्चों। क्योंकि मैं आपको समझाता हूं बेटा, अगर एकाध बार जीन माइग्रेशन होगा ना तो पॉपुलेशन जेनेटिकली डिफरेंट रहेंगी। जैसे आप समझिए, एक बार मान लेते पी वाला यहां चला गया तो यहां पर अभी क्यू आर और एस तो नहीं है ना। अगर इधर से एक बार ए वाला यहां आ गया तो यहां बी सी और डी तो नहीं है ना बेटा। समझिए, अगर सिर्फ जीन माइग्रेशन हो, एकाध बार जीन माइग्रेशन होगा ना तो जेनेटिक कंपोजिशन अलग रहेगा बच्चों, और जब जेनेटिक कंपोजिशन अलग रहेगा तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने कैरेक्टर ट्रांसफर करेंगे, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपने कैरेक्टर ट्रांसफर करेंगे, तो इससे आगे चलकर एक नई स्पीशी बनेगी, इससे आगे चलकर एक नई स्पीशी बनेगी बच्चों। यानी दो जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन से दो स्पीशी बनेगी, और नेचर यही तो चाहता है बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज बने। क्योंकि बेटा स्पीशीज जितनी ज्यादा होंगी ना बच्चों, स्पीशीज जितनी ज्यादा होंगी, फूड चेन और फूड वेब उतना कॉम्प्लेक्स होगा, और फूड वेब जितना कॉम्प्लेक्स होगा बेटा, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये समझ में आ रहा है? अब समझिए बेटा, जीन माइग्रेशन तक तो ठीक था, पर जीन फ्लो जो है वो सही नहीं है बच्चों। क्योंकि एक चीज समझिए, अगर बार बार जीन माइग्रेशन होता रहे, अगर बेटा जीन माइग्रेशन बार बार होगा, उसी को तो आप कह रहे हो जीन फ्लो, तो जीन फ्लो इज नॉट गुड फॉर इवोल्यूशन। समझिए बेटा, अगर जीन फ्लो हो गया तो समझिए एक जमाना ऐसा आएगा, ये सारे जीन इधर आ चुके होंगे, तो यहां पर ए बी सी डी पी क्यू आर एस हो जाएगा। ये सारे जीन यहां माइग्रेट हो चुके होंगे तो यहां पर ए बी सी डी पी क्यू आर एस हो जाएगा। यानी बेटा दो जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन का जेनेटिक कंपोजिशन सेम हो जाएगा बच्चों। और सोचिएगा, दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन सेम हो गया तो इससे आगे चलकर जो स्पीशी बनेगी, इससे आगे जो स्पीशी बनेगी वो सेम हो जाएगी ना बच्चों। तो कहां दो पॉपुलेशन से दो स्पीशी बन रही थी, कहां दो पॉपुलेशन से अब एक ही तो बनेगी ना बच्चों। तो दिस इज नॉट गुड फॉर इवोल्यूशन। ये समझ में आना चाहिए आपको। तो मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, जीन फ्लो इज ए गुड सोर्स ऑफ वेरिएशन, मना नहीं कर रहा, बट इट इज नॉट गुड फॉर इवोल्यूशन बच्चों। क्योंकि जीन फ्लो से क्या हो रहा है, एक जमाना ऐसा अगर जेनेटिक कंपोजिशन सेम हो जाएगा ना बच्चों, तो अगर आप चाहते हो कि इन दो पॉपुलेशन से दो अलग अलग स्पीशीज बने, इसको ध्यान सुनिएगा, अगर आप चाहते हो कि दो पॉपुलेशन से दो अलग अलग स्पीशीज बने बच्चों, अगर आप चाहते हो बेटा इन दो पॉपुलेशन से दो अलग अलग स्पीशीज बने, तो इनका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होना चाहिए बच्चों, अलग होना चाहिए। और जेनेटिक कंपोजिशन अलग होना चाहिए तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, आइसोलेशन होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, आइसोलेशन।
पर आइसोलेशन का मतलब जो है नदी पहाड़ झरना नहीं है बच्चों। आइसोलेशन का मतलब है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। एक वर्ड लिख रहा हूं मेरे बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये नियो डार्विनिज्म का एक पॉइंट है प्यारे बच्चों, यानी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना चाहिए ना बेटा। इनको उनके साथ रिप्रोडक्शन मत करने दो, इनको इनके साथ रिप्रोडक्शन मत करने दो, तो दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन अलग रहेगा ना प्यारे बच्चों। और जब जेनेटिक कंपोजिशन अलग रहेगा, अगर जेनेटिक कंपोजिशन अलग रहेगा तो इससे एक नई स्पीशी बनेगी और इससे एक नई स्पीशी बनेगी, दैट्स इट। तो ये हमारे लिए बढ़िया ना बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, इधर इंडिया है, इधर अफ्रीका है। बेटा इंडिया वालों का और अफ्रीका वालों का जेनेटिक कंपोजिशन अलग है बच्चों, काफी हद तक। हमारे कैरेक्टर भी अलग हैं, स्किन कलर अलग है, फिजिकल स्ट्रेंथ अलग है, क्योंकि जेनेटिक कंपोजिशन अलग है। बेटा एक आध बार माइग्रेशन हो जाए चलता है, पर सोचिए अगर जीन फ्लो हो, इंडिया वाले अफ्रीका जाते रहे, अफ्रीका वाले इंडिया आते रहे, तो एक जमाना ऐसा आएगा ना इंडिया इंडिया रहेगा ना अफ्रीका अफ्रीका रहेगा, दोनों जो है बेटा इंडो अफ्रीका हो जाएंगे ना। अगर आप चाहते हो कि दोनों से अलग अलग स्पीशीज बने तो उनके बीच में क्या कर दो, एक बैरियर लगा दो बच्चों, यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, दैट्स इट। तो बेटा नियो डार्विनिज्म में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड किया जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। उम्मीद करता हूं यह भी समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है बच्चों। तो बेटा नियो डार्विनिज्म में एक पॉइंट लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, वो मैंने आपको समझा दिया। अब एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिए बच्चों। चलो हम इंसान की बात क्यों कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट समझा रहा हूं, मजा आने वाला है, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। दर्द कितना ही हो आपके चेहरे पर तो मुस्कुराहट आएगी। सुनिए बेटा ना, समझिए। आप इंसान छोड़िए, मैं कीड़ों की बात करता हूं। चलिए छोटे छोटे कीड़े मान लेते बेटा, इधर जो है 1000 वर्म्स की पॉपुलेशन, छोटे छोटे कीड़े समझिए। इधर काली आंख वाले, भूरी आंख वाले कीड़े, इधर गुलाबी आंख वाले, हरी आंख वाले कीड़े, समझिए छोटे छोटे कीड़े हैं। अब मान लो बेटा मैंने जो है बीच में नदी बना दी, समझिए। मान लेते बेटा मैंने बीच में जो है नदी बना दी है, नदी। वैसे नदी क्या है बच्चों, नदी एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, पर वो कीड़ों के लिए तो किसका काम कर जाएगी बेटा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ना, समझिए बेटा। अरे इंसान नदी पार करके जा सकता है, मैं छोटे छोटे कीड़ों की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, छोटे छोटे बेटा, छोटे छोटे कीड़े नदी तैरकर नहीं जा सकते ना। तो समझिए बेटा, मैंने कहा इधर छोटे छोटे कीड़े हैं, इधर छोटे छोटे कीड़े, जेनेटिकली अलग है बच्चों। इधर काली आंख वाले, भूरी आंख वाले, इधर गुलाबी आंख, हरी आंख वाले। मुझे बताइए मैंने नदी बना दी, नदी क्या है बच्चों, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, पर वो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इन कीड़ों के लिए किसका काम कर जाएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यानी अब ये पॉपुलेशन क्या हो चुकी है, आइसोलेटेड हो चुकी है। अब आप मुझे बताइए क्या जीन माइग्रेशन का कोई चांस है क्या, जल्दी से लिखकर बताइए, क्या जीन माइग्रेशन का कोई चांस है क्या बच्चों। मैं यहां पर छोटे छोटे कीड़ों की बात कर रहा हूं, बीच में आपने नदी बना दी है, यानी कि अब ये आइसोलेटेड पॉपुलेशन है प्यारे बच्चों, आइसोलेटेड। अब मुझे बताइए क्या जीन माइग्रेशन का कोई चांस है क्या, जल्दी लिखकर बताइए, यस और नो। क्या जीन माइग्रेशन का कोई चांस है क्या प्यारे बच्चों, जल्दी लिख के बताओ। अगर मैंने इनको आइसोलेट कर दिया और छोटे छोटे कीड़े बच्चों, क्या जीन माइग्रेशन का कोई चांस दिख रहा है क्या आपको। देखिए लाइन से आपका आंसर आ रहा है नो सर। मैं कहता हूं ना 100 में आएगा। आपको लग रहा है कि जीन माइग्रेशन नहीं हो सकता है, मैं करवा देता हूं, चलिए बाई चांस करवा देता हूं। देखिए कैसे बेटा, समझिए। अरे छोटे छोटे कीड़े ना आइसोलेट हो गए ना, तो अब जीन माइग्रेशन का कोई चांस आपको नहीं लग रहा है, पर मैं करवा देता हूं। कीड़े नहीं जा सकते, कौवा तो जा सकता है, समझिए। मान लीजिए बेटा एक कौवा आया, कौवा इस तरफ आया, कौवा उड़ सकता है बच्चों, उसको कीड़े खाने हैं। उसने मान लो इधर से एक जो है, उधर से जो है उसने एक गुलाबी आंख वाला अपनी चोंच में दबा लिया, समझिए। आपको लग रहा है जीन माइग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि आइसोलेट हो चुकी है, पर मैं करवा देता हूं बेटा। मान लेते कौवे ने जो है एक गुलाबी आंख वाले कीड़े को पकड़ा, अब वो इसके मुंह के अंदर है, पर उसने सोचा कि मेरा घर तो उधर है, परिवार के साथ जाके खाऊंगा। तो बेटा कौवा जो है वो काए काए करता करता उड़ता उड़ता कौवा उस पार चला जाएगा, कौवा तो जा सकता ना बच्चों। और जैसे उसने कीड़े को खाने के लिए मुंह खोला, कीड़ा धड़ाम से नीचे गिर गया। तो आपने देखा गुलाबी आंख वाला उधर चला तो गया बच्चों, यानी क्या हो गया, जीन का माइग्रेशन हो गया ना। पर ये जीन का माइग्रेशन चांस से नहीं हुआ, कैसे हुआ, बाई चांस हुआ बेटा। और देखिए अगर बाई चांस जीन का माइग्रेशन हो जाए तो जीन की फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो जाएगी ना।
तो ये तो बेटा जो सडन, रैंडम या बाई चांस जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। दैट्स इट। मॉड्यूल अगर है तो पढ़कर देख लीजिए बच्चों, मॉड्यूल अगर है तो देख लीजिए। बेटा बाई चांस ही तो हुआ है। अगर कौवे ने कीड़े को उठाया और काए काए करता उधर गया है और खाने के लिए मुंह खोला है तो खा ही जाएगा, पर अगर उसके मुंह से गिर गया तो बाई चांस ही तो हुआ है। तो आपने देखा बेटा, आइसोलेटेड पॉपुलेशन थी, आपको लग रहा था कि कोई चांस नहीं है, पर बाई चांस जीन का माइग्रेशन हो गया ना बच्चों, और जीन का माइग्रेशन तो हो गया ना, तो जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ना बच्चों। इसका मतलब वेरिएशन आ जाएगा। दैट्स इट। तो मैं कहना चाहूंगा बच्चों, जीन माइग्रेशन के स्पेशल केस हैं दोनों, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर जीन माइग्रेशन बार बार हो, इसे कहते हैं जीन फ्लो प्यारे बच्चों। अगर जीन माइग्रेशन बार बार हो, उसे कहते हैं जीन फ्लो। और अगर ये जीन माइग्रेशन बाई चांस हो जाए, सडन हो जाए, रैंडम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऐसा कुछ। एक बच्चा लिख रहा है, सर क्यों कभी आपके सामने आपकी तारीफ करने की हिम्मत नहीं हुई? अब ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, मन करता है आपकी दिल खोल कर तारीफ करें। कर लो बच्चों, टॉपिक समझ में आना चाहिए। मैं तो आपको ये समझा रहा हूं बेटा कि वेरिएशन कैसे आते हैं, उसका तरीका बता रहा हूं ना बच्चों। तो आपने देखा जीन माइग्रेशन से वेरिएशन आता है, जीन फ्लो से भी आता है। और व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? बेटा बाई चांस होने वाला जो जीन माइग्रेशन है, तो उसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट को लेकर कुछ बातें कर रहा हूं, जेनेटिक ड्रिफ्ट को लेकर। पहले तो बेटा मुझे बताइए, जेनेटिक ड्रिफ्ट कब यूज होगा? जब पॉपुलेशन आइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड? इंपॉर्टेंट वर्ड है आइसोलेटेड बेटा। अगर नॉन आइसोलेटेड है तब तो चांस ही चांस है, पर जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? बाई चांस। और बाई चांस तब कहोगे जब आइसोलेटेड हो। तो पहली बात तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहने के लिए आइसोलेटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए। पर एक बेहतरीन चीज समझाता हूं बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट रैपिडली ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। अगर मैं पूरी डेफिनेशन बोलूं ना बच्चों, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? द सडन, रैंडम या बाई चांस चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन ए स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। बेटा अगर आइसोलेटेड ही नहीं है तब तो चांस ही चांस है ना प्यारे बच्चों। बाई चांस कब बोलोगे? जब आइसोलेटेड है, हमें लग रहा है कोई चांस नहीं है पर हो जाए, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब बाई चांस। तो उसके लिए आइसोलेटेड होना जरूरी है। पर बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में रैपिडली ऑपरेट होता है। स्मॉल में पता नहीं चलता बच्चों, मतलब लार्ज में पता नहीं चलता है, स्मॉल में पता चलता है। जिसमें आपको समझा रहा हूं, मान लेते हैं बच्चों एक ऑफलाइन क्लास चल रही है, मान लेते हैं 100 बच्चे बैठे हैं, लार्ज पॉपुलेशन। मान लेते 100 बच्चे बैठे हैं, बेटा मैं पढ़ा रहा हूं इधर देखकर। मान लेते हैं बगल वाली क्लास का एक बच्चा अचानक से मेरी क्लास में आके बैठ जाए। पहली बात तो बगल वाली क्लास का बच्चा मेरी क्लास में नॉर्मली आकर नहीं बैठेगा चलती क्लास में। अगर आ रहा है बेटा तो बाई चांस ही आएगा। बाई चांस वर्ड समझिए बेटा, मेरी क्लास चल रही है, मैं 100 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं बोर्ड की तरफ देखकर पढ़ा रहा हूं। बगल वाली क्लास का कोई बच्चा चलती क्लास में आके मेरी क्लास में बैठ जाए, नॉर्मली तो नहीं बैठेगा ना बच्चों, बाई चांस ही बैठेगा ना, बाई चांस। पर सोचिए अगर मान लेते हैं वो आकर चुपके से बैठ भी गया, अब जब मैं देखूंगा मुझे पता थोड़ा ना चलेगा। बेटा 100 में वो अकेला आ भी जाएगा, मुझे क्या पता चलेगा, क्योंकि इन बाकी जीन्स की फ्रीक्वेंसी इतनी चेंज नहीं होगी। पर आप समझिए बच्चों, मान लेते हैं स्मॉल पॉपुलेशन होती, सिर्फ क्लास में 2 बच्चे बैठे होते, मैं इनको पढ़ा रहा था और मान लो बोर्ड की तरफ देख के पढ़ा था, अचानक से कोई बच्चा आके बैठ जाए। पहली बात तो बच्चा आएगा नहीं, आ रहा है बेटा इसका मतलब बाई चांस। पर जैसे वो आएगा ना बेटा, इनकी फ्रीक्वेंसी धड़ल से चेंज हो जाएगी, 0.5 से 0.33। बेटा पहले ये 2 थे तो 1/2, पर अब ये 3 हो जाएंगे तो 0.33 हो जाएगा ना। तो आपने क्या देखा बेटा कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो स्मॉल पॉपुलेशन में रैपिडली ऑपरेट होता है, ऐसा कुछ। तो मैं आपको पूरे स्टेटमेंट बता देता हूं बच्चों, चाहो तो आप लिख भी लो जहां जगह मिले। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? द सडन, रैंडम या बाई चांस चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन ए स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। वापस बोल रहा हूं बेटा, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? द सडन, रैंडम या बाई चांस चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन ए स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, उसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है बच्चों। अब एक चीज समझिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना बेटा, ये 2 तरीके से होता है, एक है फाउंडर इफेक्ट, एक है बॉटलनेक इफेक्ट। समझाता हूं, एमजे सर की क्लास में नहीं समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों। यानी समझिए जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 तरीके से होता है, समझ लीजिए बच्चों।
पहले तो व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट लिख देता हूं, द सडन या फिर रैंडम या फिर बाय चांस चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन ए स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब है ऐसा जीन माइग्रेशन जो कि बाय चांस होगा, और बाय चांस होने के लिए बेटा आइसोलेटेड होना जरूरी है। अगर आइसोलेटेड नहीं है तब तो चांस ही चांस है ना बच्चों। यानी कि अगर आप बाय चांस कह रहे हो मतलब आइसोलेटेड, पर वो पॉपुलेशन छोटी होनी चाहिए। आप समझिए बेटा, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट नेचर में दो तरीके से होता है। एक होता है बेटा फाउंडर इफेक्ट, ये भी मैं आपको समझाता हूं, क्लास में समझ आएगा बच्चों। इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए और बाय चांस जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होनी चाहिए। अब समझिए, जैसे मान लेते बेटा ये जो है 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, और बेटा इंसान के केस में 1000 जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन है। इसमें मान लेते बेटा 100 ऐसे हैं जिनके पास ए जीन है, 100 के पास बी जीन है, 100 के पास सी, 100 के पास डी जीन, 100 के पास ई जीन, 100 के पास मान लेते हैं एफ जीन है, 100 के पास जी है, 100 के पास एच है, 100 के पास आई है और 100 के पास जे है। मैंने बेटा ए से जे तक एग्जांपल लिया है, तो आप देखो फिलहाल हर जीन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.1 100/1000। ये स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है। अब समझिए, मान लेते बेटा इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में से एक स्मॉल सेक्शन, एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं बच्चों, आपको समझ में आएगा बच्चों। मान लेते हैं स्मॉल पॉपुलेशन है बेटा, मैं 450 तक बोलूंगा, मैं कह रहा हूं जब तक मेरी आवाज निकलेगी एमजे सर पढ़ाएंगे बच्चों, सुनिएगा बेटा। समझिए ये एक स्मॉल पॉपुलेशन है, इसमें देखिए ये एफ जीन वाले कितने बेटा 100 है ना। मान लेते हैं इसमें से जो है 10-15 एफ जीन वाले दूसरी जगह जो है माइग्रेट हो गए बेटा। एक एक वर्ड समझाऊंगा, माइग्रेट हो गए, या फिर कह दो यहां से खिसक गए, ड्रिफ्ट हो गए, या फिर जो है आइसोलेट हो गए, कसम खाकर चले गए कि दोबारा वापस लौट कर नहीं जाएंगे। तो एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, एज स्मॉल सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन। बेटा ये पूरी पॉपुलेशन है, उसका एक छोटा सेक्शन है। तो एनसीईआरटी लाइन सुनिए, ए स्मॉल सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन इज माइग्रेटेड और ड्रिफ्टेड और आइसोलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब ध्यान दीजिए बेटा, अगर ये एफ वाले कुछ इधर चले गए तो इनके यहां जाने की वजह से इस पॉपुलेशन के अंदर जो एफ जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर टाइमिंग बढ़ेगी या घटेगी, कम हो जाएगी। तो आपने देखा कि एक स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है और इनके आइसोलेट होने की वजह से यहां पर एफ जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना बेटा, और ये बाई चांस ही हुआ है। समझाता हूं, ये बाई चांस हुआ है। एक चीज समझो बेटा, कोई भी अपनी बसी बसाई दुनिया को छोड़कर दूसरी जगह रहने नहीं जाता बच्चों। बेटा समझिए, जैसे कि मैं कोटा शहर में रह रहा हूं बच्चों, मेरी नौकरी यहां चल रही है, मेरी बिटिया का स्कूल यहां पर है, मेरा घर यहां पर है, तो मैं बेटा दूसरे शहर में बसने क्यों जाऊंगा। कोई भी बेटा अपनी बसी बसाई पॉपुलेशन को छोड़कर दूसरी जगह बसने नहीं जाता है। अगर जाता है बेटा तो बाई चांस ही जाता है। हो सकता है कि यहां नौकरी चली जाए, हो सकता है कि तबीयत खराब रहने लग जाए, तो फिर मैं सोचूंगा ना कि मैं दूसरी जगह पर जाकर बसूं। तो समझिए बेटा, कोई भी अपनी बसी बसाई दुनिया को छोड़कर दूसरी जगह पर बसने नहीं जाता है। अगर गया है तो बाई चांस। तो बेटा ये एफ वाले बाई चांस से तो गए, और इनके बाई चांस जाने से ही इस स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई बच्चों। तो आपने देखा है कि स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में बाई चांस जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना, तो इसी को तो क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। पर अब समझाता हूं इसको फाउंडर इफेक्ट क्यों कहते हैं। समझिए बेटे, एफ वाले वहां जाएंगे, अब धीरे धीरे ये आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, तो यहां एफ एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। हो सकता है तब तक म्यूटेशन से, जीन रिकॉम्बिनेशन से नए नए एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाए, कुछ और दूसरे आने लग जाए। पर समझिए अभी भी यहां पर ए बी सी डी वगैरह तो नहीं है, यहां पर एक्स वाई जेड तो नहीं है। और समझिए बेटा, धीरे धीरे अब यहां पर क्या बन गई, एक नई पॉपुलेशन बन गई। और देखिए इस पॉपुलेशन के ये एफ क्या कहलाएंगे बच्चों, फाउंडर कहलाएंगे ना बेटे। जो एफ हैं यही तो इस नई पॉपुलेशन के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, तभी तो मैंने एफ लिखा है बच्चों, फाउंडर। तो आपने देखा बेटा, इन्हीं फाउंडर्स की वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी बाई चांस चेंज हो रही है ना।
और आपने कहा बाई चांस जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट है, पर वो इन फाउंडर की वजह से हो रही है, तो ऐसा जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कहलाता है बच्चों? फाउंडर इफेक्ट। एंड इट इज गुड फॉर इवोल्यूशन बच्चों, इट इज गुड फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि समझिए पहले एक पॉपुलेशन थी, पर इन फाउंडर्स के वहां जाने की वजह से दो जेनेटिकली डिफरेंट पॉपुलेशन बन गई। तो कहां एक से एक स्पीशी बनती, अब दो जेनेटिकली डिफरेंट बन गई, तो इससे एक नई स्पीशी बनेगी, इससे जो एक नई स्पीशी बनेगी। तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बढ़िया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है बच्चों, ये समझ में आ गया बच्चों। अगला मैं आपको समझाता हूं बच्चों, वो है बॉटलनेक इफेक्ट। इसको भी समझिए, क्लास में समझ में आएगा प्यारे बच्चों। बॉटलनेक इफेक्ट पहले तो समझना बच्चों, बॉटलनेक एक इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब होता है नेचुरल कैलामिटी बेटा, नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं। बेटा बॉटलनेक शब्द का क्या मतलब होता है? नेचुरल कैलामिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा बच्चों, प्राकृतिक आपदा जैसे कि अर्थक्वेक है बच्चों, भूकंप है, जैसे ज्वालामुखी फट जाए, कहीं आग लग जाए बच्चों, क्लास में समझ में आएगा बेटा। तो बॉटल नेक का मतलब क्या है? नेचुरल कैलामिटी। फॉर एग्जाम्पल बेटा भूकंप, तो अर्थक्वेक क्या है? ये एक तरह का बॉटल नेक है बच्चों, बॉटल नेक। और मुझे बताइए, बस बोलकर नहीं बताना बच्चों, है ना बेटा, भूकंप डेली डेली आते हैं या बाई चांस? बाई चांस, इंपॉर्टेंट वर्ड है बाई चांस। और देखिए बेटा, इनके आने की वजह से बेटा भूकंप क्या है? एक तरह का बॉटल नेक है। और आपको पता है बेटा, जब भी बॉटल नेक आता है, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स उनकी डेथ हो जाती है, तो एक पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना बच्चों। जैसे मैं आपको समझाता हूं, बॉटल ही बना के समझाता हूं बच्चों, बॉटल बना के, क्लास में समझ में आएगा। यहां बॉटल का मतलब बॉटल नहीं बच्चों, बॉटल का मतलब हैबिटेट। अब जैसे आप ध्यान से देखिए बेटा, बॉटल में यहां पर जो इसका डायमीटर ज्यादा है, पर जैसे बॉटल की नेक आई, डायमीटर कम हो गया ना बेटा। एक एक वर्ड समझाऊंगा, यानी बेटा बॉटल की नेक क्या दर्शाती है कि जब आप बॉटल की नेक पर पहुंचते हो, वहां पॉपुलेशन की साइज कम हो जाती है बच्चों। तो जब भी कोई बॉटल नेक आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, नेचुरल कैलामिटी आती है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है ना बच्चों। तो जिस तरह से बॉटल के नेक पर साइज कम हो जाता है, तो बॉटल नेक के आने की वजह से पॉपुलेशन की साइज कम हो जाती है। जैसे आप समझो, मान लो ये बॉटल क्या है बच्चों, मान लो जंगल है, मान लेते इसमें इस तरह से जो है, मैंने जो है इस तरह से 5 हरे रख दिए समझाने के लिए, मान लेते हैं 5 लाल रख दिए, ये मान लो अलग अलग जीन की बात कर रहा हूं, 5 मान लो मैंने ऐसे सफेद रख दिए। ये जंगल है बच्चों। अब मान लो इसमें आग लग गई, बेटा आग जो है हर दिन तो लगेगी नहीं, बाई चांस है। यानी जंगल में जो आग लग रही है बच्चों, वो क्या एक बॉटल नेक है, और उस आग की वजह से बहुत सारों की मौत हो जाएगी ना बच्चों। मान लेते हैं मेरे बच्चों कि ये जो 5 हरे थे, इनमें से 4 मर गए, 5 सफेद मर गए, और 4 लाल मर गए। तो क्या हुआ? एक हरा बचा, एक लाल। तो आपने देखा पॉपुलेशन की साइज कम हो गई। और देखो बेटा, ये आग लगने की वजह से हुआ है, यानी बॉटल नेक, नेचुरल कैलेमिटी। और देखो इनकी फ्रीक्वेंसी धड़ल से चेंज हो जाएगी। बेटा पहले जो है हरे की फ्रीक्वेंसी क्या थी? 0.3। बेटा समझिए 5/15, पर अब कितनी हो जाएगी? 0.5, 1/2। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। तो आपने देखा क्या बेटा, कि बॉटल नेक की वजह से इस स्मॉल आइसोलेटेड प्रोसेस में पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, और ये बाई चांस हो रही है ना बेटा, इसे कहा जाता है बॉटल नेक इफेक्ट, ऐसा कुछ। तो आज हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएशन कैसे, नेक इफेक्ट ऐसा कुछ। तो आज हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएशन कैसे आ सकते हैं। तो जीन रिकॉम्बिनेशन से आ सकते हैं, म्यूटेशन से आ सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से आ सकते हैं, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो से आ सकते हैं, बट जीन फ्लो इज नॉट गुड फॉर इवोल्यूशन। और जेनेटिक ड्रिफ्ट से आ सकते हैं। और जेनेटिक ड्रिफ्ट नेचर में 2 तरीके से हो सकता है बच्चों, हमने पढ़ा फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट, ऐसा कुछ। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए बच्चों।
बेटा अब लास्ट में जो है एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा, वो है हार्डी विनबर्ग लॉ। इंपॉर्टेंट है, हार्डी विनबर्ग लॉ कह दीजिए, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। पहले तो चीज समझा दूं बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हार्डी विनबर्ग लॉ इवोल्यूशन में लिखा हुआ है। तो बेटा हार्डी विनबर्ग के दो पार्ट होते हैं, एक थ्योरेटिकल पोर्शन है और एक न्यूमेरिकल। जैसे आपने न्यूमेरिकल पढ़ा होगा, P + Q = 1, P² + 2PQ + Q = 1। बेटा समझिए, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो MKG सर डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स में। मैं बेटा यहां पर सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो डिस्कस करूंगा। बेटा अगर सर ने हार्डी विनबर्ग डिस्कस कर लिया है तो जब वो डिस्कस कर चुके होंगे उसी के बाद इवोल्यूशन के अंदर न्यूमेरिकल वाले पोर्शन टेस्ट में आएंगे। मतलब जब तक वो नहीं होगा टेस्ट में सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करूंगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों ना। मैं फिर कह रहा हूं हार्डी विनबर्ग में मैं सिर्फ फिलहाल थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करूंगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। बाकी जो इसका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो जो है MKG सर जेनेटिक्स में आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे, या फिर कर लिया होगा मुझे आइडिया नहीं है, पर सर डिस्कस करेंगे। मैं थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बताता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो बेटा हार्डी और विनबर्ग जो है दो अलग अलग लोग हैं। बस बेटा 5 मिनट का टॉपिक है, सुन लीजिए। हार्डी और विनबर्ग जो हैं दो अलग अलग लोग हैं। इन्होंने मिलकर जो है बच्चों एक लॉ दिया है, उसे कहा जाता है हार्डी विनबर्ग लॉ। अब समझिएगा हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कहता है, पहले सुनिएगा। बेटा नाम है हार्डी विनबर्ग लॉ या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब ध्यान सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा, एक आइडियल पॉपुलेशन में, सुन लीजिए बच्चों, इन्होंने कहा एक आइडियल पॉपुलेशन में जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो जीन्स होती हैं, जो एलिल्स होती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, या फिर कह दीजिए उसका सम टोटल 1 रहता है। दैट्स इट। वापस बोल रहा हूं बच्चों, हार्डी विनबर्ग ने क्या कहा है कि एक आइडियल पॉपुलेशन में जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप देखोगे ना बच्चों, तो किसी भी जीन की या एलिल की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, यानी उनका सम टोटल जो है वो 1 रहता है। अब मुझे जो इंपॉर्टेंट बात समझानी है वो आप सुनिए बेटा, उन्हें आप ध्यान से सुनिए। हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कह रहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। और मैंने आपको अभी कहा था जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है मतलब वेरिएशन है, और याद कीजिए इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन आना जरूरी है। बेटा कंसेप्ट समझिए, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन आना जरूरी है, और वेरिएशन आ रहा है मतलब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। पर हार्डी विनबर्ग लॉ तो क्या कह रहा है बेटा, हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कह रहा है कि जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। बेटा जीन फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट रहेंगी मतलब वेरिएशन नहीं आ रहा है, और वेरिएशन अगर नहीं आ रहा है मतलब इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो एक चीज समझिएगा, हार्डी विनबर्ग लॉ जो है ना बेटा, ये नॉन इवॉल्विंग जो पॉपुलेशन है उसको एक्सप्लेन करता है बच्चों। बेटा समझिए, हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कह रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। और बेटा जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है मतलब उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, और वेरिएशन नहीं आ रहा है मतलब इवोल्यूशन नहीं हो रहा है ना बच्चों। तो मॉडी में एक लाइन लिखी हुई है, हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो नॉन इवॉल्विंग जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है, ये ध्यान रखना। तो इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो एक इवॉल्विंग पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं होता है। अगर मैं बात करूं बेटा इवॉल्विंग पॉपुलेशन जो है उस पर हार्डी विनबर्ग लॉ अप्लाई नहीं होगा। किस पर अप्लाई होता है बेटा, आइडियल पॉपुलेशन पर। किस पर अप्लाई होता है, आइडियल पॉपुलेशन। अब एक चीज समझिएगा, मुझे आपको क्या समझाना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। बेटा एक चीज समझिए, हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कहता है, क्लास में समझ में आ जाएगा। बेटा हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कह रहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी चाहिए। जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी बच्चों, इसका मतलब वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा मतलब इवोल्यूशन नहीं होगा ना बच्चों। तो हार्डी विनबर्ग लॉ क्या चाहता है, इवोल्यूशन ना हो। तो अब हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट करेंगे। बेटा सोचिए, हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वो फैक्टर्स होंगे जो इवोल्यूशन करवाएंगे, यानी ये वो फैक्टर्स होंगे जो वेरिएशन लाएंगे बेटा।
तो हमने जो भी पढ़े थे ना बच्चों, याद कीजिए, म्यूटेशन, हमने पढ़ा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पूरी एनसीईआरटी चल रही बेटा, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एनसीईआरटी में हाइब्रिडेशन नहीं है पर वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, एक मैं कह सकता हूं जेनेटिक ड्रिफ्ट। और याद कीजिए बेटा, जो नेचुरल सिलेक्शन है वो तो इवोल्यूशन को समझाने वाली थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन। यानी समझिए बेटा, ये सारे वो फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये तो सारे वो फैक्टर्स हैं जो वेरिएशन लाते हैं, क्लास में याद हो जाएगा बेटा, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो वेरिएशन लाते हैं, और वेरिएशन लाते मतलब इवोल्यूशन होगा ना, इसका मतलब जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी को ये अफेक्ट करेंगे, और जीन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट कर रहे हैं मतलब हार्डी विनबर्ग लॉ को अफेक्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी में तो ऐसा लिखा हुआ है, 5 फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी विनबर्ग बेटा, बाकी मैंने और भी बता दिए हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 5 फैक्टर्स हैं जो हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट करते हैं, म्यूटेशन है, जीन रिकॉम्बिनेशन है, जीन माइग्रेशन है, जीन फ्लो है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है, उसमें हाइब्रिडेशन भी आप ऐड कर सकते हैं बच्चों। और बेटा तभी तो मैंने कहा था आइडियल पॉपुलेशन पर हार्डी विनबर्ग लगता है, और बेटा आजकल जो है आइडियल पॉपुलेशन कुछ होता ही नहीं है बेटा, आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल कुछ होता ही नहीं ना। अब एक चीज समझिए बेटा, हार्डी विनबर्ग लॉ चाहता है इक्विलिब्रियम हो, यानी जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, यानी वेरिएशन ना हो, और जेनेटिक ड्रिफ्ट से तो वेरिएशन आता है बच्चों, और जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में लगता है, यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा, और जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा तो हार्डी विनबर्ग लॉ अफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हार्डी विनबर्ग किस पर लगता है, लार्ज पॉपुलेशन पर। तो आइडियल पॉपुलेशन का क्या मतलब है, लार्ज पॉपुलेशन। बेटा अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगी, आप समझिए तो सही, स्मॉल पॉपुलेशन होगी मेरे बच्चों, तो उसमें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा ना, अभी समझाया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन में रैपिडली ऑपरेट होता है। बेटा अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा तो हार्डी विनबर्ग लॉ अफेक्ट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हार्डी विनबर्ग लॉ कब अफेक्ट नहीं होगा, जब लार्ज पॉपुलेशन होगी। तो आइडियल पॉपुलेशन का क्या मतलब है, लार्ज पॉपुलेशन, ऐसा कुछ। और आइडियल पॉपुलेशन का एक और मतलब बच्चों, रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जिसमें रैंडम मैटिंग होगी। बेटा अगर सेलेक्टिव मैटिंग होगी ना, सेलेक्टिव, अगर सेलेक्टिव मैटिंग होगी, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं इस तरह से, नीट में आ चुका है, लैक ऑफ रैंडम मैटिंग, नीट में आ चुका है बेटा, रैंडम मैटिंग का अभाव है मतलब सेलेक्टिव मैटिंग है। तो बेटा अगर सेलेक्टिव मैटिंग होगी ना तो कुछ पर्टिकुलर जीन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी बच्चों, तो हार्डी विनबर्ग लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं नीट का एक क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों, आपसे पूछा जाएगा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी विनबर्ग लॉ को अफेक्ट करते हैं। या फिर ऐसा भी तो आ सकता है बच्चों कि हार्डी विनबर्ग लॉ कब अप्लाई होगा, चलिए उल्टा कोशिश करते हैं, हार्डी विनबर्ग लॉ कब अप्लाई होगा, आंसर दीजिए। हार्डी विनबर्ग लॉ आइडियल पॉपुलेशन पर लगेगा, मैं यहां पर पिंक से टिक कर रहा हूं, हार्डी विनबर्ग लॉ कब लगेगा, आइडियल पॉपुलेशन पर, यानी कि लार्ज पॉपुलेशन पर, यानी कि रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन पर, या फिर कह दूं हार्डी विनबर्ग लॉ उस पॉपुलेशन पर लगेगा जिसमें ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लास में समझ में आ जाएगा बच्चों। तो यानी मैं कह सकता हूं हार्डी विनबर्ग लॉ, बेटा ये वो फैक्टर्स हैं जो हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट करते हैं, बेटा ये तो वो फैक्टर्स हैं जो हार्डी विनबर्ग को अफेक्ट करते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे, यानी मैं कह सकता हूं नो म्यूटेशन, नो जीन रिकॉम्बिनेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, नो जीन माइग्रेशन, नो जीन फ्लो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो सेलेक्टिव मेटिंग, तो अगर ये सारे फैक्टर एब्सेंट होंगे तो फिर हार्डी विनबर्ग लॉ अप्लाई हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की बेहतरीन क्लास जो है आपको समझ में आई है बच्चों। जल्दी से एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपको आज की क्लास समझ में आई है या फिर नहीं आई है बच्चों।
क्लास छोड़ना थोड़ा सॉल्यूशन है बच्चों, आवाज निकल रही है तो पढ़ाया ना मैंने आपको। दिस इज द बेस्ट वी कैन डू फॉर यू बच्चों, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू फॉर यू। अब जब समझ में आ ही गया बच्चों, तो जाते जाते जो है बस एक चीज और सुन लीजिए। पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं बच्चों, क्लास में याद हो जाएगा आई प्रॉमिस। पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं डार्विनिज्म। याद कीजिए डार्विनिज्म के क्या पॉइंट थे? ओवर प्रोडक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों। डार्विनिज्म के क्या पॉइंट थे? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस यानी कंपटीशन, वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और लास्ट में था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। कुछ याद आ रहा है बच्चों? क्लास में समझ में आ जाएगा, मॉडल चेक कर लेना आप। बस 2 मिनट और सुन लीजिए। ये था बेटा डार्विनिज्म। अब हम क्या लेकर आए हैं? नियो डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म में थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक नए नाम से पब्लिश कर दिया ना बच्चों। क्लास में याद हो जाएगा बच्चों, एक नए नाम से पब्लिश कर दिया। पर समझिए थोड़ा सा हेडिंग भी चेंज करना, ताकि पब्लिक को लगे कि यार एक नई किताब पढ़ रहे हैं, वरना उनको ऐसा लगेगा ना कि यार सेम टू सेम है, पागल बना दिया। तो इसे थोड़ा नाम चेंज करेंगे ताकि लोगों को अच्छा लगे। जैसे कि ओवर प्रोडक्शन की जगह क्या लिख दिया? रैपिड मल्टीप्लीकेशन। एक ही बात है बच्चों, एक ही तो बात है। ओवर प्रोडक्शन मतलब हद से ज्यादा बच्चे पैदा होना। मुझे बताइए स्ट्रगल फॉर एक्सेलेंस क्यों होता था? तो इसको 2 में डिवाइड कर दिया। लिमिटेड फूड एंड स्पेस था। क्लास में याद हो जाएगा, मॉडल में लिखा हुआ है लिमिटेड फूड एंड स्पेस है, उसकी वजह से मेरे बच्चों स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ताकि कोई डाउट ना पूछे। फिर वेरिएशंस वाला जो था, इसकी जगह हमने वो पैराग्राफ जोड़ दिया ना बच्चों, जेनेटिक वेरिएशन डाल दिया, और इसमें वो सारे फैक्टर्स लिख दिए ना बच्चों। जेनेटिक वेरिएशन लिख के लिख दिया म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, और क्या लिखा हमने? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये वाला पैराग्राफ ऐड कर दिया। फिर ये तो एज इट इज है बच्चों, ये वाला पॉइंट तो एज इट इज रखा, नेचुरल सिलेक्शन। पर एक और पॉइंट ऐड किया बच्चों, समझाया था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और लास्ट में वो तो है ही सही, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो आप मॉड्यूल में चेक करेंगे, आपको एज इट इज जो है बच्चों ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है बच्चों। यानी डार्विनिज्म गलत नहीं बच्चों, डार्विनिज्म में बस थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन किया और नए नाम से पब्लिश कर दिया। और ध्यान सुनिएगा, न्यू डार्विनिज्म इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी टिल डेट, अनचैलेंज थ्योरी टिल डेट टू एक्सप्लेन टू अस द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, दैट्स इट। तो बेटा अगर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, ये तो कंफर्म है। कैसे होता है उसको समझने के लिए अगर मैं आपको 3 किताबें दूं, लामार्किज्म, डार्विनिज्म और नियो डार्विनिज्म, तो आप कौन सी पढ़ना चाहोगे बच्चों? डेफिनेटली आपका आंसर होगा नियो डार्विनिज्म, ऐसा कुछ। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई है। यहीं पर इसको एंड करते हैं। अगली क्लास में फिर से उसी ऊर्जा के साथ, मुस्कुराहट के साथ, एमजे सर के साथ आप जुड़िएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।